सो वेलकम बैक गाइस टू आवर सेकंड पॉडकास्ट ऑफ यूनिट टुडे। आज हम लोग इंटरव्यू करने वाले हैं हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे प्रोमिनेंटली फेमस एंड मीम लॉर्ड सर अत्री जी। अरुण सर शहीद भगत सिंह कॉलेज के मॉर्निंग एंड इवनिंग बैच के प्रिंसिपल हैं और हमारी यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर जो भी एग्ज़ाम सेमेस्टर एंड डिटेनमेंट का इशू हुआ, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर की वजह से एक वेव शुरू हो गई जिसमें 10,000 से लेकर 15,000 बच्चे डिटेन कर दिए गए। तो हम लोग आज सर का पर्सपेक्टिव जानेंगे कि एज अ प्रिंसिपल उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव है उनके लिए, वो हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। एंड विल हैव अ लॉट ऑफ गुड कन्वर्जेशन अबाउट फन, मीम, एन्जॉयमेंट एंड एकेडमिक्स। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट ऑन दिस एंड डू वॉच द वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच। वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। एंड सर, स्टूडेंट्स शायद बाहर के, दिल्ली के बाहर के इतना ना जानते हो, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा फेमस प्रोफेसर, प्रिंसिपल और सबसे लाइक स्टूडेंट्स जिनको पसंद भी करते हैं और थोड़ा सा वो भी है कि यार ये कैसे करवा दिया सर ने, वो सर आप हो। इसके बारे में कैसा लगता है कि मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट हेटेड प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी? देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं तो ये नहीं सोचते कि इससे आपको प्यार मिलेगा या कोई क्रिटिसिज्म मिलेगा। काम करना चाहिए और काम अच्छा करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप ये सोच के करोगे कि क्रिटिसिज्म मिलेगा तो नहीं करना चाहिए, तो फिर आप अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते, ऐसा मेरा मानना है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को, एक स्पेशली एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर को, अपीजमेंट एंड रिफॉर्म्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी थोड़ा सा। अगर आप इंस्टीट्यूशन का भला करना चाहते हैं, आप जस्टिस करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन के साथ, तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो मैं ये सब नहीं सोचता कि क्या क्रिटिसिज्म होगा, क्या मीम्स बन रहे हैं, क्या लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, जी सर, या कुछ लोग प्रेज़ कर रहे हैं, तो ठीक है, मतलब सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है उसमें। तो आई टेक एवरी इवन क्रिटिसिज्म ऑल्सो इन ए पॉजिटिव वे। सर आपने जैसे मीम्स का कहा, मतलब आई थिंक कि जब आपकी एकेडमिक चल रहा होगा पढ़ाई वगैरह, तो उस टाइम पे इतना टेक का इतना रोल नहीं था। बट अब जैसे आपने कोई इनिशिएटिव लिया, तुरंत शाम तक आपके मीम बन गए, या फिर मीम इन द सेंस कि स्टूडेंट्स आर आल्सो लाइक नॉट मेकिंग फन ऑफ इट बट अप्रिशिएटिंग, कि एडमायर तो कर ही रहे हैं। मुझे ना कई बार बड़ा क्रिएटिव लगता है ये बच्चे जो करते हैं। एंड मैं उसमें से, अब जैसे मैं आपको एक बताऊं, एक मेरे को किसी ने मीम फॉरवर्ड किया कि यहाँ पे ना फेयरवेल चल रही थी और वो बारिश हो गई वहाँ पे, और बारिश हो गई तो मतलब बच्चों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया उसको कि भाई देखो इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, ये है, वो है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना चाहिए। एंड देन आई डिसाइडेड कि नेक्स्ट फेयरवेल जब होगी तो बाय द टाइम यू विल हैव दिस ओपन ऑडिटोरियम kind of a thing that you can see is in under construction and may be ready in 10-15 days or so. So such criticisms, ये बच्चों के मीम से ही, मतलब वो मुझे लगा कि हाँ नहीं, इस तरह का क्रिटिसिज्म अगर हो रहा है तो मुझे कंस्ट्रक्टिवली काम करना चाहिए। ठीक है, बच्चों का एक है व्यू पॉइंट, तो मैं पहले तो उसको क्रिएटिविटी को बड़ा मतलब अप्रिशिएट करता हूँ कि बच्चे इस तरह से क्रिएटिव हैं जो ऐसा सोचते हैं। बट आई टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। बट सर ऐसे ही एक मीम, और मीम तो नहीं, मतलब वीडियो को जब रीच बढ़ानी है तो थोड़ा सार्कास्टिक और फनी तो करना पड़ता है। बट स्टूडेंट्स से जब हमने इंटरेक्शन किया तो उन्होंने बताया कि कोई इवेंट हो रहा था और आप शायद यहाँ से गुजर ही रहे थे पीछे से, एंड आई नो कि आपका मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा। आपने कोई गाना सुना, जो मुझे बताया उन्होंने, आपने कोई गाना सुना जो आपको नहीं लगा कि कल्चरली वो उस फेस्ट में होना चाहिए, क्योंकि वो कल्चरल फेस्ट हो रहा था, तो आप गए और आपने उसको बंद करा दिया। देखिए क्या है कि इसमें ना थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी क्या कल्चर बनी और क्या बनाई गई, हम क्या दिखाना चाहते हैं। ये जब आपने अभी कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे ब्यूटी क्या है कि यहाँ पे दिल्ली के अलावा दिल्ली के बच्चे बड़े कम होंगे और पूरे इंडिया के बच्चे आते हैं ऑब्वियसली, और वो ना अपने साथ अपनी कल्चर भी लाते हैं। जी जी। तो जो नेशनल इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सारे जो बच्चे जो चल रहे हैं ना, मतलब जो इस तरह की डीजे हैं, उस तरह के सॉन्ग्स हैं जो चल रहे हैं, ये हमारी कल्चर रियली में कल्चर नहीं है। हमारी कल्चर बड़ी एनरिच्ड है, बड़ी डाइवर्सिफाइड कल्चर है, और बच्चों को ये कल्चर पता चलनी चाहिए। तो मैंने नॉर्थ ईस्ट सोसाइटी है उसको प्रमोट किया
एक हमारी देवभूमि सोसाइटी बनाई, जो पहाड़ी कल्चर के लोग आते हैं, जी दे हैव ह्यूमिलिटी, और वो हॉस्पिटैलिटी कैसे होती है उन लोगों, मतलब मैंने ये मेरी अप्रोच ये थी कि आप इंटर कल्चरल मीट कराएं, एक दूसरे को जानने का मौका मिले, एक दूसरे की कल्चर से हमें सीखने का मौका मिले, वो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये नहीं है। तो बेसिकली जब आप कोई रिफॉर्म्स करना शुरू करते हो तो कई बार ना आपको हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं, एंड जस्ट टू गिव अ मैसेज समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू say that what is allowed, what is not allowed. So I'm saying let's start with the reforms, have these things, and then we'll see that at where we have reached and we will review. But if it comes at the cost of students' joy, enjoyment or like fun, तो देखो उसका क्या ये होगा? ऐसा मतलब मानना बड़ा गलत है कि स्टूडेंट्स का फन और एन्जॉयमेंट ना बॉलीवुड के सॉन्ग्स और या कुछ स्टार से ही इनको बुला के होगा। तो बहुत लोगों ने ऐसा भी कहा कि नहीं फेस्ट बंद कर दिए या वो कर दिया। आप देखो कि हमारे ना मतलब जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल तो बड़ी सारी चैलेंजेस थे। चैलेंजेस क्या है, एक तरफ हमारा एक गरीब तबके का बच्चा आता है हु इज़ नॉट एबल टू पे हिज फीस, वो अपनी फ़ीस भी 12 से 15,000 रुपये की 13,000 रुपये की फ़ीस नहीं पे कर पा रहा। तो मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? एक है हमारी बुक्स नहीं है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छी किताबें मिलें, जो कंपटीशन के लिए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको कंपटीशन की बुक्स अवेलेबल कराई जाएँ, और जो क्लासरूम्स हैं उसमें बैठने मतलब आपको एक एकेडमिक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा और प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करनी पड़ेंगी। तो आई डिसाइडेड कि लेट मी सेट माई प्रायोरिटीज़ फर्स्ट। तो इस बार हमने 15 लाख रुपया खर्च किया है किस पर? गरीब बच्चों की हमने फ़ीस पे की है, मॉर्निंग इवनिंग में बुला जो बच्चे पे नहीं कर सकते थे। वी रेज दी फीस, हमने स्टूडेंट एड में पैसा बढ़ाया, और जितने भी गरीब बच्चे थे जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे हमने उनकी फ़ीस को जो है ना हमने स्टूडेंट एड से पे किया मॉर्निंग इवनिंग कॉलेज में। ये वर्क कैसे करता है सर? ये एक हमारे काउंसिल के कन्वीनर्स होते हैं जी सर, उनकी कमेटी होती है, हम एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं। तो बच्चे जो अप्लाई करते हैं, जो कहते हैं मुझे एड चाहिए, हम उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, एंड देन वी गिव इट। दिस इज़ द हाईएस्ट टिल नाउ दैट वी हैव डन। तो ये हमने प्रायोरिटी चेंज की ना, मैं 15 लाख रुपए का फेस्ट कराऊं या उन बच्चों को देखूं जो आप मिलोगे जब बच्चों से तो आपको पता चलेगा कि दे आर रियली स्ट्रगलिंग, कि वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास फीस पे नहीं। तो मेरी प्रायोरिटी वो है। उसके बाद मेरी प्रायोरिटी साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है कि क्लासरूम्स में और बुक्स अवेलेबल हों, लाइब्रेरी में। मैंने स्टूडेंट्स ने मेरे पास आए नहीं, मैंने अपने आप ही लाइब्रेरी की टाइमिंग्स बढ़ा दी। 4 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती थी, मॉर्निंग की लाइब्रेरी। तो मैंने कहा 4 बजे क्यों बंद हो जाती है? 4 बजे क्लासरूम में बच्चा सुबह से आएगा, अगर क्लासेस में रहेगा तो लाइब्रेरी में कब जाएगा? तो आई इंक्रीज इट टू 8 PM, 8 बजे तक बच्चे पढ़ें। अभी मेरा जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा आई विल ओपन टिल लेट नाइट, मैं 12 बजे तक भी, क्योंकि लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, रिसोर्सेज जो हैं वो पढ़ने के लिए हैं। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी ये इनिशिएटिव लिया, हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी ये लिया कि भाई सुबह 8 से 8 तक जो है ये जो क्लासरूम्स हैं, जो लैब्स हैं, जो इस तरह की चीज़ें वो खुलनी चाहिए। तो हमने उसको खोला और इवनिंग की लाइब्रेरी को हमने सुबह से शुरू कर दिया। सर ये लाइक आई एम कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड इन, बहुत मतलब एक अंदर से भी अच्छा लगता है कि व्हाट शुड बी डन इज़ बीइंग डन। यस, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट जब हम कैंपस में निकले थे भगत सिंह स्टूडेंट से बात करने के लिए, तो आई ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को सिर्फ अपने मज़े से मतलब होता है। अगर आप उनसे पूछोगे ना तो दिल से कि ओके यार हमें तो ये कर ले, कॉलेज लाइफ इज़ अबाउट फन, कॉलेज लाइफ अबाउट एक्सप्लोरिंग। एक ह्यूमन नेचर है, नोबडी वांट्स कंट्रोल, नोबडी वांट्स डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन में आने में ना आपको मतलब एफर्ट्स लगते हैं, आपको बंदिश लगती है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर स्टूडेंट्स दोज हु अप्रिशिएट इट। एंड ये जो नंबर है ना जो डिसिप्लिन स्टूडेंट्स का, वो बड़ा है। मैं आपको बताऊं, जो ये अप्रिशिएट करते हैं वो बड़ा है। इट इज़ ओनली हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हमें तो फेस्ट के लिए, हमें तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, क्लासरूम्स में हमें पढ़ने को नहीं मिलता है, हम तो बाहर कॉलेज में आए हैं तो हमने तो पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब हम बाहर सीखेंगे। मेरे को एक ग्रुप ऐसा तक मिला सर, एंड आई गेस आप समझ ही जाओगे कि वो कैसे लाइक स्टूडेंट्स हो सकते हैं। उन्होंने ये तक कहा, मैंने उनसे पूछा कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम हो रहा है, ठीक है फेस्ट नहीं हुआ या फिर कोई और चीज़ नहीं हो रही, अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी कर दी है, वो कह रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है नहीं बन रहा है, हमें मतलब है मज़े से। फेस्ट होना चाहिए। वो आपको भारी मिले होंगे ना, वो जो बच्चे मिले होंगे भारी मिलेंगे, जो पढ़ने वाले आपको क्लासरूम में मिलेंगे या लाइब्रेरी में मिलेंगे।
तो देयर आर हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स जो मज़े करने ही आते हैं। अब आप देखो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रेंड कम हो गया। आप अपने कॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं, ये क्योंकि हमारे प्रिंसिपल्स के ग्रुप में भी डिस्कशन हुआ ये, एंड यू नो आई ऑल्सो सेड दिस थिंग कि भाई हम तो देयर आर प्रिंसिपल्स दोज हु अप्रिशिएटेड। तो आप ये देखो कि ये ट्रेंड जो है ना स्टार नाइट वाला जो होता है कि इससे क्या कितना एकेडमिक ग्रोथ होती है, लाइक एक एक्सपोजर तो मिलता ही होगा। एक्सपोजर देखो सुनो, एक्सपोजर स्टार नाइट से नहीं मिलता। एक्सपोजर किससे मिलेगा? एक्सपोजर मिलेगा कल्चरल इवेंट से, जो आपकी कल्चरल सोसाइटी है, जो बच्चा खुद परफॉर्म करेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं जो कल्चरल कोटे से एडमिशन्स लिया है, जो परफॉर्म करते हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म दो आप परफॉर्म करने का, रादर देन कॉलिंग ए स्टार एंड ही इज़ यू नो क्रिएटिंग ए रकस और पूरा बाहर के आउटसाइडर्स टूट रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है, सेफ्टी कंसर्न्स आ रहे हैं, उसमें हमें एनओसीज लेनी पड़ती हैं, लाइसेंस लेने पड़ते हैं पुलिस से, अलग अलग एजेंसीज से, एंड एनी मतलब कोई भी मिस हैपनिंग होता है तो फिर देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स की सेफ्टी, गर्ल्स की सेफ्टी कंसर्न है। और एक्सपोजर जहाँ तक की बात है, तो उस बच्चे को ये एक्सपोजर सिर्फ एक गाना देख के या उससे नहीं मिल रहा है, उसको मिलेगा एक्सपोजर अगर वो खुद परफॉर्म करेगा, अगर वो कल्चरल उससे आता है तो उसको खुद, अगर कोई स्पोर्ट्समैन है उसको प्लेटफॉर्म दे रहे हो आप, उसको फैसिलिटी दे रहे हो, वो परफॉर्म करे। अब मैं आने के बाद देखिए, जितने बच्चे आप कल्चरल वाले बच्चों से मिलो, आप स्पोर्ट्स वाले बच्चों से मिलो, वो आपको बताएंगे कि एक साल में उनको क्या एड इंक्रीज़ हुई है नहीं हुई है। जब वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाते हैं, उनको पहले पैसे नहीं दिए जाते थे, अब उनका ट्रैवलिंग का खर्चा हम उठाते हैं आधा। हम स्पोर्ट्स के बच्चे जाते हैं, अगर वो बाहर कहीं इवेंट में जा रहे हैं तो हम उसका पहले एक भी पैसा नहीं दिया जाता था, अब हम उनका 50% हम शेयर करते हैं, हम उठाते हैं, कॉलेज उठाता है। तो हमने अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज की हैं। अभी हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है जिसको हमने विद्यार्थी संपर्क सभा का नाम दिया है, स्टूडेंट कनेक्ट मीटिंग्स। उसमें हम क्या करते हैं कि सारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स, सारे TICs, सारे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ और लाइब्रेरी स्टाफ, उन सबको बुलाया जाता है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स वहीं सुनी जाती हैं सबके सामने। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, उनके साथ कुछ गलत होता है, कोई टीचर का इशू है, वो सबके सामने ओपन होता है। और वहाँ पे आई टेक इट एज ए चैलेंज कि जो भी वो बताते हैं, हाईलाइट करते हैं, इश्यूज़ फ्लैग करते हैं, उसको हम नोट डाउन करते हैं और मैं बोलता हूँ कि हर महीने हम ये मीटिंग करेंगे, आई विल गेट बैक टू यू। तो उस पर हम काम करके हम अगले महीने फिर हम आएंगे और ये इशू जो आपने किए थे, जो रेज़ किए थे, अगर वो रिड्रेस नहीं होते तो हम जिम्मेदारी फिक्स करेंगे। सर आपके हिसाब से क्या इश्यूज़ हैं स्टूडेंट्स के? देखिए, स्टूडेंट्स के कई इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो ना, जैसे टाइम टेबल को लेके हैं, लाइब्रेरी में बुक्स के इश्यूज़ हैं कि ये बुक अवेलेबल नहीं है, या एडमिनिस्ट्रेशन के इशू हैं, जी हमारे साथ बिहेवियर सही नहीं हुआ काउंटर पे। ये तो सर हर स्टूडेंट ने मुझे यही कहा है, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें कुछ समझता ही नहीं है, मैं रूड तरीके से बात करता है हमारे तो साथ। ये आप देखो कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि किसी भी बच्चे से किसी भी तरीके का मिसबिहेवियर नहीं, दे शुड ट्रीट देम एज, भाई जैसे हम प्रोफेशनलिज्म हमारे अंदर कब आएगा, सर्विस का, सेवा का भाव कब आएगा। हमें गवर्नमेंट नौकरी मिल गई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि अब हम राजा बन गए। ये तो गवर्नमेंट सर्विस का मतलब, सर्विस लगा हुआ है नाम के आगे, कि सेवा भाव होना चाहिए। तो वो सेवा जो है इन लोगों में, मैंने इनका भी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का भी मैंने इनका ओरिएंटेशन कराया, मैंने खुद इनको लेक्चर लिए और इनको बोला कि तुम लोग अपना एटीट्यूड चेंज करो। ठीक है, बच्चा अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो ही इज़ नॉट बर्डन ऑन यू। ये लोग देखते हैं कि नहीं वो हमारे ऊपर आ गया, हमारे ऊपर चढ़ गया। अरे भाई चढ़ गया क्या है, मतलब वो क्यों चढ़ रहा है, क्यों उसकी वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, अंडरस्टैंड इज प्रॉब्लम ना। तो देयर इज़ अ चेंज। और देखो, एटीट्यूड ना ओवरनाइट चेंज नहीं होते, कल्चर जो है ना ओवरनाइट चेंज नहीं होती, इट टेक्स टाइम एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल टू ए ग्रेट एक्सटेंट। हम काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं और आने वाले समय में और इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आपको सर ये नहीं लगता स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने आपसे पूछा कि इश्यूज़ क्या है, आपने बताया लाइब्रेरी का, टाइम टेबल का, टीचर्स का भी इशू है, टीचर हो सकता है कि टाइम शेड्यूलिंग, पर वो बहुत ही कम नंबर है। मुझे हाँ, खुशी इस बात की है कि हो नंबर बहुत ही कम है। मतलब मैं आपको गिनती में बताता हूँ, 2-4 टीचर का इशू आया होगा, अगर आया होगा तो। वी हैव 170 टीचर्स इन द मॉर्निंग, 104 इन द इवनिंग। 3-4 टीचर्स का इशू आया होगा मॉर्निंग में और 2-3 टीचर्स का इशू आया होगा इवनिंग में। उन टीचर से बात करके मैंने उनको समझा दिया है एंड दे हैव एग्रीड कि दे विल टेक द नेसेसरी करेक्टिव स्टेप्स। सर अब एक बहुत ही मेन पॉइंट कि आप पूरी यूनिवर्सिटी में हाईलाइट क्यों हुए, अटेंडेंस वाला इशू। ठीक है सर, तो मैं नॉर्मल ऑडियंस को एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि एक बैक स्टोरी है सर इसके पीछे।
आई वॉज एट माई फ्रेंड्स प्लेस लाजपत में. मैं घर से आया था एंड उस दिन मैं रात में मूवी देखने गया था. मैं अकेला था, मैं वहाँ मूवी देख रहा था. मूवी के ब्रेक के बीच में मेरे को एक मैसेज आता है, हाय हम लोगों को वो कर दिया है, डिटेन कर दिया गया है क्योंकि हमारी अटेंडेंस नहीं थी. फिर मैंने कहा कि क्या हुआ, मतलब मैं मूवी के बीच में ही कर रहा हूँ, रात के 12-12:30 बज रहे हैं. तो मैंने उससे बात कर रहा हूँ कि हाँ बताओ क्या हुआ ये सब. तो उन्होंने कहा हमें 1500 बच्चों को डिटेन कर दिया है. मतलब 1500 बच्चों को, एक दो को होता तो चलो समझ में भी आता, कोई जेन्युइन इशू है. 1500 बच्चों को. फिर उसने मेरे को एक PDF भेजी जिसमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, उनकी अटेंडेंस. तो सर मेरा फर्स्ट रिएक्शन जो था, मुझे तो हंसी आई कि पहली बात तो मैं मूवी देख रहा हूँ, दूसरी बात इतना सीरियस इशू हो गया रात में 1-12 बजे पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी में 1500 बच्चे डिटेन हो गए. तो मैं उस चीज़ पे भी थोड़ा सा हुआ. बट देन व्हेन आई सॉ द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और जब मैंने उनकी अटेंडेंस देखी, 0 सर 100 बच्चे थे जिनके तो 0 अटेंडेंस थी. बिल्कुल. एंड आई वॉज अशेम्ड कि चलो ठीक है आपकी 60 हो, 55 हो, 70 हो, समझ में आता है, कुछ भी हो सकता है. बट 0, 300 बच्चे तो सर 10 के अंडर ही थे, 10% के, जो मेरे को डेटा याद है 10% के भी अंडर थे. तो सर अब बच्चे तो उसको मजाक में ही लेंगे कि यार बच्चों को डिटेन कर दिया, हम लोग ने भी व्यूज़ के लिए किया ही किया. फिर ये पैटर्न हमने और कॉलेजेस में भी देखा कि सब ने फिर डिटेन करना शुरू कर दिया. तो ये वेव आपसे शुरू हुई थी, और वॉज दिस अ कलेक्टिव डिसीजन बाय ऑल लाइक एडमिनिस्ट्रेशन कि ये चीज़ करनी चाहिए? नहीं, ये एक्चुअली क्या था मैं आपको बताऊं. जैसे आपने कहा कि इतना बड़ा डिसीजन लिया 1500 बच्चों को डिटेन करना, आज तक इतिहास में दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो पहला था ये इस तरह का कि सबसे बड़ा लेना. 4000 स्टूडेंट्स है शायद सर टोटल. नहीं, मॉर्निंग में 3600 है, इवनिंग में 3000 है. ओके, तो टोटल आपके अंडर स्टूडेंट्स 7600. ये जो मैं बताता हूँ 1397 जो है करीब, ये हमने इवनिंग में मॉर्निंग में डिटेन किए थे. और 500 के करीब नंबर था. ये 1500 आपने बताया, ये नंबर थोड़ा सा कम है एक्चुअली में. ये भी कम है. इससे थोड़ा सा ज़्यादा था. लेकिन इस बार बढ़ा तो नहीं दोगे सर? नहीं, मैं बताता हूँ आपको. तो वो ग्रेडेड डिटेंशन हुआ बाद में ना. आपने बोला कि इतना बड़ा, तो जब आपको खांसी जुकाम है अगर, तो क्या करेंगे, दवाई लेंगे ना, टैबलेट लेंगे. और अगर कोई बहुत बड़ी बॉडी में प्रॉब्लम हो गई, बंद किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या कहते हैं, मतलब मेजर सर्जरी, मेजर चेंजेस. तो ये इशू बहुत मतलब मेजर प्रॉब्लम थी. पहले जब मैं आया था तो प्रॉब्लम ये थी कि स्टूडेंट्स बोलते थे टीचर नहीं आते. टीचर्स के हमने राउंड शुरू करे, टीचर्स को मीटिंग करी कि भाई अपनी क्लासेस अपनी टाइम पे लो, ट्यूटोरियल्स अपने टाइम पे लो. उन्होंने लेना शुरू किया. फिर जब टीचर्स से मीटिंग की, उन्होंने कहा जी हम तो आते हैं, अब स्टूडेंट्स नहीं आते हैं. अब आप एक बात बताइए, एक क्लास में 60-65 बच्चे हैं. 60-65 बच्चे में अगर 15 बच्चे बैठे हैं तो 50 बच्चे, वो बच्चे जो कि एडमिशन का इंतज़ार करते रहे. देश, आप सोचिए कि हर क्लास का ये हाल है. मतलब अगर 3600 बच्चे हैं तो 3600 बच्चों में सिर्फ बच्चे कितने आ रहे हैं, 700-800 बच्चे आ रहे हैं कॉलेज में. इसका मतलब 2800 बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन का इंतज़ार करते रहे और उनको ये एकेडमिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. सरकार टीचर्स के पैसे दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे खर्च कर रही है, वो पैसा वेस्ट जा रहा है. अब आप टीचर सोचिए कि टीचर तो पढ़ाने आया ना, 10 बच्चों को भी पढ़ा रहा है, 50 बच्चों को भी पढ़ा सकता था, और वो अगर उसकी क्लास में बैठे होते तो दीज स्टूडेंट्स हैव डिनाइड अपॉर्चुनिटीज टू दोज स्टूडेंट्स दोज हु कुड हैव गॉट द एडमिशन. बट अब ये बच्चे कौन है मैं आपको बता दूं. लार्जली बच्चे कौन थे और क्या प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं रात को 11-11 बजे यहाँ से घर गया हूँ और मैंने कहा हर एक की प्रॉब्लम सुनूंगा मैं. आप देखो कि 1500 बच्चे डिटेन होने के बावजूद भी एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ. क्यों? अच्छा, जब आप ऑनेस्ट होते हो अपनी इंटेंशन में, तो ईश्वर भी आपका साथ देता है, लोग भी आपका साथ देते हैं, स्टूडेंट्स ने भी दिया, टीचर्स ने भी दिया, सब आपका साथ देते हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी दिया, क्योंकि आपकी इंटेंशन प्योर थी, इंस्टीट्यूशन को सुधारने की थी. ये वो बच्चे हैं जो कि या तो कोचिंग कर रहे हैं. लार्जली क्या एक कल्चर थी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि हमें एसओएल में जाने से, देखो एसओएल में करेंगे तो क्यों ना एक रेगुलर कॉलेज की डिग्री मिल जाए और कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज ऑफ, अब देखिए कभी मज़े लेने भी चले जाए. हाँ, कभी जाना होगा तो चले जाएंगे, वो भी है. तो या तो फैमिली का बिजनेस कर रहे हैं या हम कोचिंग कर रहे हैं, और कुछ है मज़े में नहीं आ रहे. कुछ ये है कि जी जब हमारे तो सीनियर्स ने बोला है अटेंडेंस का कोई पंगा ही नहीं होता, तो जाने की जरूरत नहीं है. वो अथॉरिटी पे बैठे रहते हैं, वो बैठे रहते हैं वहाँ पे. एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ शहीद भगत सिंह कॉलेज. इफ यू आस्क दे विल टेल यू दैट दिस प्रॉब्लम इज अक्रॉस द कॉलेजेस. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू रिवाइव दिस कल्चर. चेंज करनी पड़ेगी वो, कि भाई ऐसा नहीं है.
आप सरकार अगर पैसे खर्च कर रही है तो उन अपॉर्चुनिटीज़ जो एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं उनमें आपको वो फैसिलिटीज़ या तो खुद लो, नहीं तो डिनाई मत करो उनको जो राइटफुल बच्चे हैं। Sure. तो इसीलिए हमने ये फैसला लिया। आप सोचो कि जब रात को लिस्ट आई है तो मैं यहीं पे था ऑफिस में और लिस्ट बनवा रहा था कि मैंने आज लिस्ट लगवा के जाएंगे हम। तो कॉलेज ने भी काम किया रात तक, मॉर्निंग कॉलेज है 5 बजे बंद हो जाता है, हमने 11 बजे रात को लिस्ट लगाई। जो आप पिक्चर देख रहे थे तो वो लिस्ट रात को 11 बजे लगी। Sure. और हमने वी मेड इट ट्रांसपेरेंट। हमने एक एक बच्चे की परसेंटेज तक हमने लगाई कि ये आपकी परसेंटेज है, इसमें आपको गलती लगती है तो आप आ जाओ, आप देख लो कि अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि आपका ऊपर बढ़ सकता है या आप हमने कोई कैलकुलेशन में गलती की है तो वो आप देख लीजिए। तो वी मेड इट वेरी ट्रांसपेरेंट और किसी के साथ फेवरेटिज्म का हमने वो नहीं किया। जो बच्चे स्पोर्ट्स वाले थे, जो कल्चर वाले थे, उनको हमने फिर जो उनको बेनिफिट देना चाहिए था एज पर द ऑर्डिनेंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वी डिड इट। उनको कितना मिलता है सर? एक्चुअली क्या, जो मेडिकल वाले जो हैं, जो जिनका मेडिकल पीरियड है, उनको 1/3 का बेनिफिट भी दिया जाता है। मतलब मान लीजिए कि आप 60 लेक्चर्स हैं आपके और 60 में अगर वो 25 दिन नहीं आया, 25 लेक्चर्स में नहीं आया तो 60 का 1/3 होता है 20। तो 20 जो है वो डिनोमिनेटर से माइनस हो जाएगा, 60 में से माइनस हो जाएगा, तो 40 में से उसकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी जितने भी वो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं। बाकी जो हैं कल्चरल है या वो है आपका डांस सोसाइटी जो भी है, या उन्होंने और कोई कंप्लेन event में जो करी करते सर, हैं, मैंने पर्सनली वो- बात करी उनसे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमें मतलब ऐसा बोल दिया गया कि आपको अगर ये करना है आप करो, अटेंडेंस नहीं मिलेगी। उन्होंने मेरे को एग्जैक्ट ये चीज़ बोली। नहीं, मैं बताता हूँ। उनको वो अटेंडेंस जो है वो कन्वीनर लेगा और वो जैसे मान लीजिए किसी इवेंट में जा रहे हैं तो कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो कॉलेज को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो वो अटेंडेंस हम एज इट इज़ ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में, उसमें कोई 1/3 वाला नहीं है, वो एज इट इज़ ऐड करेंगे। आपकी जिससे बात हुई होगी उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी। नहीं, मैं मतलब जो सोसाइटीज़ प्रैक्टिस कर रही थी उन्हीं से बात करी सबसे। तो सर इवेंट तो सर साल में जैसे अगर 6 महीने है, 6 महीने से मान लो 15 दिन होता है, इवन प्रैक्टिस में भी पर कह रहे हैं। प्रैक्टिस तो वो Practice लगातार में भी करते हम रहेंगे। प्रैक्टिस में भी देंगे, हम प्रैक्टिस में भी देंगे। ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो करेगा ना बच्चा, हाँ। तो प्रैक्टिस में भी देंगे। उनको ये बोल रखा है कि आप प्रैक्टिस करिए, हाँ। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक प्रैक्टिस। वो ये करते हैं, गलत करते हैं ना, ठीक है। तो भाई सैटरडे संडे आप, मैं तो सारी खोल दिया है, संडे जो फैसिलिटीज़ है संडे को भी खुलेंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही 100% आप क्लास में नहीं जाएंगे, कभी नहीं होता है ऐसा। आपका कोई इवेंट आ गया है तब मैं मानता हूँ कि आप एक भी दिन क्लास अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन पूरे साल तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा एक भी दिन क्लास में ना जाए। तो वो इनको देखना पड़ेगा। डेफिनेटली सर। ये तो मतलब हम भी जब हमारे डेज थे कॉलेज के तो ऐसा तक बोलते थे कि सुबह 8 बजे ये लोग डांस शुरू करते थे और 7-6 बजे तक करते ही रहते थे। तो हम भी सोचते यार कि इतना डांस तो कौन ही इनको करता ना है। हमने बार बार नोटिस भी दिए कि भाई आप रेगुलर हो जाओ, अपने यार। तो पता है क्या था, जो मेरे को फीडबैक मिलता था कि अरे 1000-1200 बच्चे होंगे, इतने बच्चे थोड़ी डिटेन हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे। सो देन देयर वाज अ मैसेज दैट एंड इवन आई कैन डिटेन 2000। मेरे को मैंने बोला भी था, मैंने कहा अगर 2000 बच्चे 3000 बच्चे भी डिटेन करने पड़ेंगे, पूरा कॉलेज डिटेन कर दूंगा मैं एक बार, अगर। बट आई नीड टू चेंज दिस कल्चर। ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा कि टीचर्स घर बैठ के सैलरी लेंगे, बच्चे अपने घर बैठ के डिग्री लेंगे। इतना सारा इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, किस लिए हैं? नॉलेज डिसमिनेशन के लिए तो हैं। वी हैव हायर्ड बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई कैन टेल यू। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी दूसरे कॉलेज के, मैं अपने कॉलेज के बता सकता हूँ कि हमारे पास सबसे बेस्ट हमने टीचर्स अपॉइंट किए हैं। एंड मतलब इन द टाइम्स टू कम यू विल सी कि अगर आप बच्चा वाकई में, अब मान लीजिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स बड़ा फ्लैगशिप कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो सिलेबस है वो यहाँ पे पढ़ाया जाता है। एंड इफ़ यू हैव द स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग देन व्हाट दे आर गेटिंग, ठीक है। एंड वी हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स दोज हु आर इम्पार्टिंग दिस एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। मतलब आप देखिए कि बच्चों से आप पूछिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे पूछिए कि व्हाट द टीचर्स आर टीचिंग, दे आर गेटिंग, मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज है। सर जितने बच्चे फिर निकलते हैं, मतलब जैसे मान लेते हैं हम लोग अगर 100 लोग हैं आज के टाइम पे, मैं आपको हमारे पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे देखते हैं। अब डिग्री को उतनी वैल्यू मिलती है, आज भी उतनी ही वैल्यू मिलती है डिग्री को जितनी पहले मिलती थी, बट दे ऑल्सो आस्क फॉर समथिंग एल्स कि आपके अंदर और कितना कैलिबर है। आप सिर्फ जैसे डिग्री तो आपको भी पता है सर कि अगर बच्चा नहीं भी आएगा तो वो लेके जा चुका है यहाँ से डिग्री, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स, बीकॉम, पॉलिटिक्स सबकी लेके जा चुका है। बट अब वो लोग आज जो रिक्रूटर है या फिर वो जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं वो मांग रहे हैं कि और क्या स्किल्स है आपके पास, और स्किल्स में फिर आपको इंटर्नशिप होनी चाहिए या फिर आपके पास कोई स्किल सेट होना चाहिए। वो सब चीज़ तो मना ही नहीं है,
सर स्टूडेंट्स फिर ये ऐसा भी बोल आप रहे हैं ना देखो कि कल ही 2 हमारे तारीख को पास थर्ड ईयर में भी अलाउंस नहीं, हमें तो जैसे आपने एक रूल निकाल दिया कि जिनकी पिछले बार इशू था दिसंबर वाले सेमेस्टर में, तो उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में 90% करनी पड़ेगी। ये ठीक था सर। अब सर जिसका फाइनल ईयर है उसको अपना सीवी भी बिल्डअप करना है, उसको फिर 90% अटेंडेंस भी करनी है। अब तो देखो फ्रीडम थोड़ी सी क्या है कि मैं आपको हाँ, बताता हूँ tight हो ये गई। ये क्यों आना पड़ा उस पे। आप जब 67 यूनिवर्सिटी ऑफ, वैसे तो 75% सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है 75% होना चाहिए अटेंडेंस जो है ना, हम 67% कर रहे हैं, 66.67% कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 आपको फ्रीडम है। श्योर। उस 1/3 को भी बच्चा अटेंड नहीं, मतलब फ्रीडम नहीं लेना चाह रहा है, वो फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है ना आपको, तो वो बच्चा चूज़ कर सकता है ना। 4 महीने का मतलब है कि अगर 4 महीने हैं तो 3 महीने, मतलब 1 महीने से ऊपर की वो क्लासेस मिस कर सकता है ना, बाकी तो कवर अप करेगा ना वो। एंड NEP में इट इज़ क्रेडिट्स, ट्यूटोरियल्स में भी क्रेडिट्स हैं, तो वो अर्न करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स नीड टू, और NEP खुद इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कोर्सेज जो आप देख रहे हो वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, तो वो सीखने के लिए ना, स्किल कौन से इस तरह के कोर कोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, तो बाकी वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, तो ये बच्चों के लिए ही हैं। तो जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई, इतनी बेहतरीन पॉलिसी बनाई है, तो बच्चों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा अगर बच्चा पूरा कॉलेज में टाइम देता है, तो स्पोर्ट्स में भी, चाहे वो फिट इंडिया का कोर्स है, चाहे बाकी स्किल का है, तो ही विल ग्रो। तो वो, और दूसरी बात, हम इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, सारा काम चलता है। दीज आर द थिंग्स आई अंडरस्टैंड कि बच्चों को ये एक्सपोजर, क्या मैंने कल्चरल सोसाइटी बंद की? नहीं। क्या मैंने प्लेसमेंट के लिए बंद किया? नहीं सर। इंटर्नशिप, कल इंटर्नशिप फेयर लग रहा है कल, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल होनी ही चाहिए, ये तो बिल्कुल अलाउड ही हैं, इनमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ कहाँ मना किया कि भैया जो स्टार नाइट तुम करते हो, जिसमें 14-15 लाख रुपए खर्च करते हो, वो स्टार 10 मिनट के लिए आता है, रक्कस क्रिएट करता है, ठीक है, आप वो 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए लेके चला जाता है। उस तरफ मैं देखता हूँ कि एक बच्चा है, जो मेरे बच्चे हैं जिनको फीस पे नहीं हो पा रही है, मैं मेरी प्रायोरिटीज़ वो हैं, ठीक है। जैसे कल्चर तो वो भी हो ही गया, मतलब एक तरीके से हम जैसे हमारे जो रीजनल कल्चर्स है, हम लोग जो अपने घर से सीख के आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है। और अगर ये जो डीजे नाइट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपका पहलू समझ रहा हूँ कि यहाँ पे रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने से अच्छा ये है कि मैं उस इम्पैक्टफुल जगह पे इन्वेस्ट करूँ जहाँ पे बच्चे का जीवन ही सुधर जाए। आउटकम, उस बच्चे का जीवन सुधरेगा तो वो आगे याद रखेगा ना कि मेरे को एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और एकेडमिक हेड्स जो होते हैं वो किस लिए होते हैं, वो सपोर्ट करने के लिए होते हैं। जी देखिए 80% बच्चा अपने आप कर लेता है, ठीक है, 20% बच्चे, 15% बच्चे, हैंडफुल ऑफ बच्चे मिलेंगे जिनको सपोर्ट चाहिए होता है इस तरीके का। बिल्कुल। तो वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी नीड टू गिव सपोर्ट टू सच पीपल, और एंड वी हैव दिस विजन, ठीक है, हम ये होलिस्टिक विजन लेके चल रहे हैं, इंक्लूसिव विजन लेके चल रहे हैं कि उन बच्चों के लिए हम एग्जिस्ट करते हैं। देखो ना, बहुत सारे बच्चे, मैंने देखा कि ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर है हमारे यहाँ, तो जब उनसे मीटिंग की तो मैंने कहा भाई आप लोग ये बताओ क्या इसमें क्या तुम लोग कर रहे हो, तो उसमें सारे एलीट बच्चे। अब मैंने बच्चों से बात की, उन्होंने कहा कि जी हम ना इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो हमें डर लगता है हम आगे कैसे आए, तो हम पीछे। तो वो बच्चा आता है, घर से आया, उसकी मदर क्या करती है, चार्जर बनाती है किसी फैक्ट्री में, वो बच्चा सोचो वो आता है, वो इनसे बात करने से ही डरता है, इन बच्चों से, वो आगे नहीं आना चाहता। तो मैं ऐसे बच्चों को आगे लाना चाहता हूँ कि असली में ये बच्चे हैं, ये विकास वो नहीं होगा, वो तो विकसित ऑलरेडी है भाई। हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं 2047 तक, तो हमें इनको भी मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, उन बच्चों को। और उन बच्चों से अगर आप पूछेंगे ना, उनके लिए फेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो स्ट्रगल कर रहा है, वो तो रोज़ घर में देखता है कि मेरा फादर जो है 2 स्क्वायर मील अरेंज नहीं कर पा रहा मेरे लिए, उसके लिए तो वही चैलेंज है। तो ऐसे बच्चे भी आए मेरे पास जिनको मैंने स्पेशली कंसेशन अपनी तरफ से दिया, ठीक है, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जो आप बोलोगे कि वहाँ पे चला जाए और कॉलेज में गया जी और उसको वो हेल्प नहीं मिली और जेन्युइन था। एक बच्चा आप मुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ के दिखा देना कि जो आपको इस तरह का मिले, तो नहीं मिलेगा। एंड आई रियली वर्क फॉर इट, मतलब मैं तो आपके सामने बोल रहा हूँ, मीडिया पे बोल रहा हूँ, है ना। अब जब आप ये पोस्ट करेंगे तो बहुत सारे बच्चे लिखेंगे भी, तो एक बच्चा बता दे कि वो जेन्युइन अपनी रिक्वायरमेंट को लेके गया था, उसको हेल्प चाहिए थी और कॉलेज ने नहीं दी। सर ये हम डेफिनेटली पूछ भी सकते हैं, बट आपके कॉन्फिडेंस से सर मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि अगर ये चीज़ हुई है
तो जेन्युइनली सर अप्रिशिएटेड है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. एंड और लोगों के लिए भी, वो लोग सोचते हैं कि यार अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं साथ दे रहा तब कौन क्या ही करे. बट जब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इतना बोल्ड हो, इतना लाइक प्रोग्रेसिव हो और जेन्युइनली में वो चीज़ करे जो डिसिप्लिन की, मैं खुद सोचता हूँ कि थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए. तो सर ये बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज़ मुझे लगती है कि आपके बारे में. नहीं, करना भी चाहिए. मैंने कहा ना कि बाकी सब फिर क्यों पीछे रह जाते सर? कौन लोग? मतलब बहुत सारा ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ऑब्जर्व खुद से भी किया, हम भी कॉलेजेस में जाते रहते हैं, जो एक वॉशरूम्स के इश्यूज हैं, ठीक है सर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज आप हैं. ना कॉलेज में अभी आए हैं, आपके में तो सर अभी तो कॉलेज ही आधा टॉयलेट में जाके देखिए आप, हम्म. स्टूडेंट्स के टॉयलेट्स में जाके देखिए आप फिर बताइए, फिर सोचिए. आप गर्ल्स कॉमन रूम में जाके देखिए. हम वहाँ नहीं जा सकते सर. नहीं, मेरे कहने का मतलब आपके साथ कोई भी या डेफिनेटली आपका गर्ल रिप्रेजेंटेटिव हो तो आप उसको भेजिए, देखिए कि किस तरह का फैसिलिटीज़ हमने दे रखी हैं. ठीक है, उन्होंने बताया था कि आपने बेड वगैरह लगवा दिए, एसी वगैरह लगवा दिए. हाँ, पूरा आप देखोगे तो उनको ऐसे लगेगा कि कॉफ़ी लाउंज में बैठ के वो रिलैक्स कर रहे हैं बच्चे. और वॉशरूम का ये है कि मैं खुद दिन में 2 बार राउंड लेता ही हूँ, सिर्फ इसी चीज़ के लिए मैं खुद लेता हूँ. एंड आई यूज़ दैट वॉशरूम. मैंने ये बना रखा है कि मैं राउंड लेते लेते मैं आई विल यूज़ दैट वॉशरूम, आई विल नॉट यूज़ माई वॉशरूम, क्योंकि मेरा तो चमका जाएंगे, उन बच्चों का क्या है. तो आप खुद जाके देखिए. बॉयज़ वॉशरूम तो देख ही सकते हैं आप जाके. आप देखो, वहीं से पता चल जाएगा आपको कि आपको सोप डिस्पेंसर मिलेंगे, आपको क्लीन मिलेगा, आपको जो बाकी जो फ्रेशनर्स हैं वो होंगे नहीं होंगे. तो वो यूजुअली क्या, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप देखिए जाके, या कॉलेजेस में देखिए, स्टिंकिंग होती रहती है, तो वो नहीं है. ठीक है सर, मेरे को तो 1-2 स्टूडेंट्स ने ऐसा तो भी कहा कि भाई कॉलेज में हम लोग ना ज़्यादा वो भी नहीं करते उत्पाद, क्योंकि पता नहीं अत्री सर किस दीवार के पीछे से निकलते आ जाए. तो इसका मतलब ये है कि मैं ऑफिस में बैठता मतलब घूमता रहता हूँ ना. मैंने खुद ही देखा है सर, मैंने खुद ही देखा है. हाँ, आप तो होना भी चाहिए ना. सर बिल्कुल होना चाहिए. देखो, मैंने कहा स्टूडेंट्स को कि देखो, आप कल्चरल वाले हैं ना, कल्चरल अपना परफॉर्मेंस करो, अपना प्रोग्राम्स करो, अपनी अटेंडेंस जो आपकी प्रैक्टिस है वो करो. स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स ग्राउंड में मिलेंगे, आप देखो ना स्पोर्ट्स ग्राउंड भरा रहेगा. तो जो मैंने सिर्फ इतना ही तो बोला है कि भाई बच्चे क्लास के टाइम पे क्लास अटेंड कर लो. क्लास नहीं है तो कहाँ होना चाहिए बच्चा, आप बताओ. अगर क्लास नहीं है तो कहाँ होना चाहिए? ग्राउंड में. अगर ग्राउंड में हो जाए, कैंटीन में चला जाए, खाने के लिए चला जाएगा, लाइब्रेरी चला जाएगा, धूप में पार्क में बैठ जाएगा. ठीक है ना, बस वहाँ पे तो नहीं, जो बाकी क्लासेस को डिस्टर्ब तो नहीं करेगा ना. तो बस यही कहता हूँ मैं, इतना ही कहता हूँ. कोई मतलब ऐसा कोई राक्षस प्रवृत्ति का नहीं हूँ मैं. वैसे सर आपको लॉर्ड अत्री जी बुलाते हैं इंस्टाग्राम पे. नहीं, ये मेरे को नहीं पता. ये इसलिए यूज़ करते हैं जैसे कोई इंसान है जो बहुत ही बोल्ड है और बहुत ही सेवेज पर्सनालिटी अगर उनकी लगती है, कि जो बोल्डनेस से आगे बढ़ते हैं, जैसे लॉर्ड बॉबी देओल, तो वैसे आपको बना दिया लॉर्ड अत्री जी. ये मुझे नहीं आइडिया था. लेकिन आप ये देखिए कि बोल्डनेस क्यों आएगी. बोल्डनेस 2-3 चीज़ों से आती है. एक ऑनेस्टी से आती है, एक आपकी कन्विक्शन से आती है, अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं. नहीं तो हमारे लिए क्या है, मतलब देखिए, मैं 43 ईयर्स में प्रिंसिपल बना, ठीक है, तो मैं भी सोचूं कि मैं अपना टाइम पास करके ले जाऊं. वो नहीं करना ना. जब मेरी लीडरशिप ने, मेरे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने हमारे पे भरोसा दिखाया है, तो आई नीड टू प्रूव इट. ठीक है, पूरे इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है, पूरे टीचर्स की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है. तो वो जिम्मेदारी निर्वाह करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, और हर एक को करनी चाहिए जिसको जिम्मेदारी मिलती है. नहीं तो हम देखिए, खाना पूर्ति तो आप रोज़ कर लो, पेपर पे कर लो. मुझे मीटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं है. मैं स्पोर्ट्स वालों की बच्चों की मीटिंग अलग करता हूँ, कल्चरल वालों की अलग करता हूँ. इसकी क्या कहते हैं, अभी जिस क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनकी मीटिंग, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट फीडबैक मिलता है. हमने एक देखिए, खाना पूर्ति होगी तो एक ईमेल आईडी बना दिया, एक बॉक्सेस बता दिए, कंप्लेंट बॉक्सेस की ये खोल लो. वो इतने इफेक्टिव नहीं हो पाते कई बार जो सीधा कम्युनिकेशन होता है. तो दैट्स व्हाई आई बिलीव इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन. सर, सेफ्टी कंसर्न्स, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स और ये करियर कंसर्न फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और ये वल्गैरिटी वाले भी अगर कोई कंसर्न्स आपको मिलते हैं. देखो, ये क्या है कि ये जो वल्गैरिटी वाला जो इशू बता रहे हो ना आप, ये स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. गवर्नमेंट हैज़ बैंड ऑल द वेबसाइट्स. ठीक है, और इसका आप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी, एंगल भी देखेंगे ना आप. तो ये क्या है कि ये जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं ना, तो उस आपकी पर्सनालिटी पे जो है वो अफेक्ट करता है. एंड स्पेशली ये अपब्रिंगिंग इस एज है. तो आप ये देखो कि वो गवर्नमेंट ने बंद किया तो बड़ा सोच समझ के बंद किया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए,
उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन ये इस तरह की वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वुमेन का पिक्चराइजेशन जो है ना गलत नहीं होना चाहिए। हमारे आप हिस्टोरिकली देखोगे वुमेन हैज़ ऑलवेज बीन रिस्पेक्टेड। आप हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन में देख लेंगे तो ये हमारी पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी नहीं रही है, हमारी वुमेन को हम पूरी रिस्पेक्ट देते आए हैं। तो वो एक समझने की ज़रूरत है कि टाइम चेंज हो रहा है, और जो भी बीच में हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी सिविलाइजेशन जैसे इम्प्रूव हुई, सो वी हैव टू बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स वुमेन। एक्चुअली क्या है, मैं देखो मैं जब बच्चों से इंटरेक्ट किया और देखा लड़कों में से ज़्यादा मतलब कंपैरिजन में देखूँ, लड़कियाँ दे आर डूइंग मच बेटर एंड दे आर मोर यू नो मिशन ओरिएंटेड। उनको लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स की ना, क्योंकि ये एक कई सारी थियरीज़ हैं इसमें, साइकोलॉजिकल थियरीज़ भी हैं, जैसे एल्फ्रेड एडलर की भी है जो बर्थ ऑर्डर के बारे में बताती है, तो जेंडर के ऊपर भी है। तो यूजुअली सेम चीज़ है कि साइकी आप देखेंगे कि एक बेटा होगा, घर में बेटी होगी, तो हो सकता है कि पेरेंट्स जो हैं, कुछ पेरेंट्स ट्रेडिशनल सोच के पेरेंट्स जो हैं वो बेटे को ज़्यादा देते होंगे, लेकिन आजकल तो ऐसा बहुत ही कम सुनने में आता है। लेकिन उसको अगर कोई भी बच्चा, अगर लड़का भी है या लड़की भी है, वो देखती है अगर इस तरह की है तो वो ही और शी वांट्स टू आउट परफॉर्म, और उसलिए वो एक्सेल करना चाहती है। अब एक लड़की आई थी मेरे पास, तो बोल रही कि सर मेरी फैमिली मुझे पढ़ने नहीं देना चाहती, वो मना करते हैं जी आप पढ़ने मत जाओ, इसीलिए मैं विड्रॉ करना चाहती हूँ एडमिशन। फ्रॉम ट्रेडिशनल फैमिली से आती थी, कहती है मैंने जैसे तैसे, मेरे चाचा थे और उन्होंने मेरा एडमिशन तो करा दिया था एंड ही पास्ड अवे, तो अब मेरे फादर जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं जाएगी और इस तरह से। तो फिर मैंने, आप सोचिए कि मैं बोल सकता था कि ठीक है नहीं पढ़ना चाहते, इट्स योर प्रॉब्लम, चले जाओ। मैंने उसके फादर को बुलाया, उसकी मदर को बुलाया, तो थोड़ा ट्रेडिशनल बैकग्राउंड के थे, कंजर्वेटिव सोच के थे, उनको समझाया एंड आई एश्योर्ड देम कि ये हमारी बेटी की तरह रहेगी यहाँ पे, और आप इसकी चिंता ना करिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ किसी भी तरीके से, हर तरह से। तो देन दे गॉट द कॉन्फिडेंस, और वो बच्ची बहुत अच्छे से पढ़ के बड़े अच्छे परसेंटेज लेके गई है। एंड जब तो मैं प्रिंसिपल भी नहीं था जब वो आए थे, तो नाउ शी इज़ वर्किंग इन ए कंपनी। बहुत मतलब उसके पेरेंट्स ने फिर इतना कॉन्फिडेंस आया कि उसको अलाउ भी कर दिया कि कंपनी में, तो वो मेरे को बड़ा मानती है, मतलब बोलती है कि नहीं सर अगर आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर रही होती। तो यही टीचर्स का काम भी है। अभी जो हमारा मेंटर मेंटी का जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है वो यही इन्हीं चीज़ों के लिए है कि एक बच्चे को हम एक इस तरह का सपोर्ट भी दें, आउटसाइड क्लासरूम जो सपोर्ट होता है वो भी दें। सर ये जो आपने अभी बात बताई कि द स्टोरी अबाउट दिस गर्ल, आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड रियली कनेक्ट विद इट, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि उन्हें कोई ऐसा सहारा मिले या फिर कोई ऐसी मदद मिले, माइट बी कि सिर्फ वर्ड से मिले, अगर और कैसे भी मिल सकती है एश्योरेंस तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। बट मैंने ऐसे सर बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो आधे में ही या तो शादी कर लेते हैं या उनकी पढ़ाई ऐसे छूट जाती है वो अचानक से गायब हो जाते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स पे कुछ कर्जा रहता है। तो अब एक टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट रख सकता है आपके अकॉर्डिंग, कि अगर मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इश्यू चल रहा है, माइट बी दैट आई एम प्रिविलेज्ड, हो सकता है मैं ऐसे प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरे को कोई और इशू नहीं है, बट मैं पर्सनल अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ। हो सकता है कि मैं इतना प्रिविलेज नहीं हूँ कि मैं कॉलेज सस्टेन कर पाऊँ या फिर और सब इश्यूज़। तो एक स्टूडेंट टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन या फिर कैसे जुड़ सकता है? देखो ये जो मेंटर मेंटी वाला प्रोग्राम है ना, इसको तो इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, लेकिन उसके अलावा जो है ना, बच्चा टीचर से एक वेवलेंथ पे इंटरेक्ट करेगा तो टीचर बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मोस्टली टीचर्स हेल्पफुल होते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक लड़की थी कॉलेज में एंड उसके पेरेंट्स नहीं थे, ठीक है, वो भैया भाभी के साथ ही रहती थी अपने, एंड समहाउ शी गॉट बर्न्ड। वो जल गई, कैसे जली, एक्सीडेंटली जली या जैसे भी जली, एंड शी गॉट मोर देन 80% वो जल गई। तो आप सोचो कि हमारे कॉलेज के टीचर्स ने, एक टीचर है हमारी हिंदी विभाग में, तो उन्होंने बाकी टीचर्स को बोल के उसको बच्ची को पढ़ाया, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उसको डिसोन कर दिया था उसके घर वालों ने, एक तरह से मैं बता दूं आपको।
कि भाई कुछ नहीं है। तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उसको पढ़ाया, उसने पीएचडी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, और मतलब शी वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। पीजी की इतने अच्छे मार्क्स से, पीएचडी की, नेट एग्ज़ाम पास किया, एंड यू विल बी ग्लैड टू नो दैट नाउ शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन इवनिंग कॉलेज। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है जब टीचर कनेक्ट करता है। तो दैट वाज लाइफ चेंजिंग फॉर हर। आप देखिए कि मतलब अभी वो इतने ज़्यादा एक ट्रॉमा से गुजरी अपने जीवन में, बट एटलीस्ट द टीचर्स हैव कंट्रीब्यूटेड, उसको साइकोलॉजिकली उसको वो किया, एंड शी परफॉर्म्ड वेल, शी गॉट पीएचडी एंड शी वाज एबल टू गेट सेलेक्टेड। सो ये टीचर प्ले कर सकता है किसी भी बच्चे की लाइफ में, और टीचर्स यहाँ पे करते हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ टीचर्स ऐसा करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी प्रोग्राम के तहत करते हैं, यूजुअली दे डू इट। सर ये तो बहुत ही लाइक आपने कई सारी स्टोरीज ऐसी बता दी आप सर मिल कि सकते हैं। नहीं, मैं इस चीज़ से तो सर वेरिफिकेशन वाली बात नहीं है, आपने कहा है तो ऑथेंटिकेशन आपके कैलिबर में है, आपके अथॉरिटी में है, बट ये सब चीज़ें आई थिंक स्टूडेंट्स को ऐसे देखनी चाहिए कि एक इंसान के बारे में जो धारणा चल जाती है कि भाई डेविल है, या फिर बहुत रूड है, या फिर बहुत कि इनकी लाइफ में कुछ फ़न नहीं है, ये बच्चों का फ़न भी छीन रहे है ना। तो बहुत सारी चीज़ों पे ऐसा लगता है कि सर हाँ जेन्युइनली बहुत सारे कंसर्न्स आपने बिल्कुल रियल टैकल किए हैं। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके कॉलेज में बन रहा है, मैं देखा कि सर 10 कदम भी चलूँगा ना तो कहीं सीमेंट का कट्टा काम ही चल रहा है, तो आधा कॉलेज तो अभी कंस्ट्रक्शन में ही चल रहा है। आपने वो देखे स्मार्ट क्लासरूम्स देखे? हाँ मैंने देखे सर, वो इंटरेक्टिव पैनल के साथ। वो मैंने देखे। आप सोचिए कि ये एसी क्लासरूम्स इंटरेक्टिव पैनल के साथ कितने कॉलेजेस में इंटरेक्टिव पैनल होने वाले हैं। मतलब हमारे यहाँ तो हमने 8 क्लासरूम जो है स्मार्ट क्लासरूम्स, टीचर टच करेगा, कॉलर माइक लगा के बोल रहा है, मतलब किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ही मिलता है। और हम अभी भगत सिंह कॉलेज के अंदर ही शूट कर रहे हैं। हाँ, तो देख सकते हैं ये स्टूडियो जो है ये उसी की फैसिलिटी का एक वो है, जिसको हमने नॉलेज डिसमिनेशन सेंटर का नाम दिया है। पर्पस यही है कि देश का हर बच्चा, गरीब बच्चा भी, वो बेस्ट एजुकेशन ले सके। अभी देखना हम यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज, चाहे वो सिविल सर्विसेज का है, चाहे और सीए के कोर्सेज का है, या किसी का भी है, हम वो कोर्सेज यहाँ से चलाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि टीचर्स चाहते हैं ऐसा। नॉलेज डिसमिनेशन सेंटर का पर्पस ही ये है, हमने खाना पूर्ति नहीं करनी है, हमने स्पेसिफिक कोर्सेज चलाने हैं और बड़े ही मेटिकुलस तरीके से कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड इट्स नॉट एन एड, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। वी हैव वर्कड रियली हार्ड टू मेक दिस कम ट्रू, एंड जैसे ही हमारे पास थोड़े और फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स जुड़ने लगेंगे तो विल बी एबल टू अप्रोच अ लॉट मोर पीपल। अ लॉट ऑफ पीआर एजेंसीज एंड असिस्टेंट्स ओनली लाइक एक्सेप्ट कोलैबोरेशन जब उनको लगता है कि एक कम्युनिटी या फिर एक चैनल के पास कुछ सब्सक्राइबर बेस है। तो विल बी रियली ग्रेटफुल अगर आप इस वीडियो को लाइक करके और अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हियर इज योर वीडियो अगेन, थैंक यू सो मच। कोर्स कंटेंट पूरा डिफाइन करके अच्छे से। सर एक ये फंड्स का बहुत इशू रहता है स्टूडेंट्स को कि कॉलेज फंड नहीं दे रहा, कॉलेज फेस्ट में नहीं करा रहा, या फिर कॉलेज, अगर आप यहाँ तो नहीं बोल सकते कि भाई काम नहीं चल रहा कॉलेज में, कि कॉलेज में काम नहीं हो रहा, और कॉलेजेस में ऐसा करते हैं। हाँ, कि फंड्स नहीं है। तो सर मैंने एसआरसीसी की बैलेंस शीट देखी थी, 50 करोड़ या फिर 100 करोड़ कुछ ऐसा, मतलब उस अमाउंट में उनकी बैलेंस शीट थी। तो फंड्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, आपका इंस्टीट्यूट उसको कैसे यूटिलाइज करता है? और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि एक इंडिविजुअल कॉलेज मेन जो ड्यू सेंट्रलाइज है उससे कैसे कोऑर्डिनेट करता है, वहाँ से कैसे चीज़ें टू एंड फ्रो होती है कि वहाँ से अगर कोई पॉलिसी आ रही है तो मेन वहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे डिसिपेट होगी। तो ये सब चीज़ें जो बैकएंड में आपका काम है, आपका काम तो स्टूडेंट्स बोलते थे अरे ये तो एसी में बैठे रहते हैं, ऐसे कॉलेज में जाना और ये सब, वो काम नहीं है। आपका काम है कि इंस्टीट्यूट मैनेज करना, फिर लोकेलिटी में, अपने मेन एरिया में, अपने डीयू में, दिल्ली में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना, वहाँ के पॉलिटिक्स में अपने आप को देखना कि बहुत बार रिसोर्सेज इधर उधर भी अलॉट होते हैं, वहाँ पे अपने बच्चों के लिए सारे रिसोर्सेज लेके आना। तो सर ये कैसे होता है?
देखिए क्या है कि जैसे आपने बोला कि आपने SICC की बैलेंस शीट देखी, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बैलेंस शीट जो होता है वो पोजीशन स्टेटमेंट होती है, सर ठीक है, समझ गया उस है चीज़ ना? को। तो वो बैलेंस शीट अगर वो 100 करोड़ दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेवेन्यू 100 करोड़ है। नहीं नहीं नहीं, वो तो पहले रेवेन्यू आएगा, एक्सपेंसेस होंगे, जो प्रॉफिट होगा या जो भी सरप्लस होगा वो ऐड होता है कैपिटल में जाके, तो वो एक सिचुएशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी बैलेंस शीट देखी। हाँ हाँ, तो बैलेंस शीट मतलब पोजीशन स्टेटमेंट। रही बात इसकी कि हमारा सिस्टम ऐसे काम करता है कि वी आर फंडेड बाय UGC सेंट्रल गवर्नमेंट, और कई जैसे 5% हमारा दिल्ली गवर्नमेंट है तो 5% दिल्ली गवर्नमेंट से आता है, 95% सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, ठीक है। तो वी आर 100% फंडेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन उसमें भी कुछ प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब जो इस तरह के जो सैलरी का कंपोनेंट है, मेंटेनेंस का कंपोनेंट है, दे फंड दैट, बाकी चीज़ें नहीं करते हैं। जो रूल्स हैं, जो ऑर्डिनेंसेस हैं, जो स्टैट्यूट्स हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हिसाब से कॉलेजेस चलते हैं। तो कॉलेजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। तो वी हैव अ यूनिक सिस्टम इन द एंटायर कंट्री कि यही कॉलेजेस ऐसे हैं, अफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये होता है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस क्या होते हैं कि आप कोई प्राइवेट ओनर है वो अपना कॉलेज बना ले, वो अपने इंडिपेंडेंटली रन करे, अपने फाइनेंसेस खुद लाए, और जो है डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से लेगा एफिलिएशन करा के। हम जो है हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। आप देखिए एकेडमिक काउंसिल जो है, एकेडमिक काउंसिल में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं कॉलेजेस से, आप है मेंबर डिपार्टमेंट से। मैं 2 बार रहा हूँ, अभी भी हूँ मैं, अब एज ए प्रिंसिपल कैटेगरी में हूँ मैं, पहले 2 बार मैं इलेक्टेड मेंबर रहा हूँ। यस। तो मैं अगर इतना वो होता तो रूड होता तो शायद 2 बार इलेक्ट नहीं होता। लोगों ने 2 बार इलेक्ट भी किया, और हाईएस्ट वोट से, मतलब ये भी एक इतिहास है कि कोई भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति 542 वोट से कभी जीत के नहीं आया एकेडमिक काउंसिल में, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मैं बताऊँ आपको कि क्या है, तो फिर अभी जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब इट इज़ वेरी कोऑपरेटिव और इट वांट्स रिजल्ट्स। डिसीजन मेकिंग जो है बड़ी प्रॉम्प्ट है। मतलब आप देखो इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स हुई, कितने दिन से, कितने सालों से ये पड़ा हुआ था, लॉक जाम था, नहीं हो रहा था, चाहे प्रमोशंस थे। सो द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह, मतलब ही इज़ सच ए डिसीजन मेकर कि ही टेक्स प्रॉम्प्ट डिसीजंस, ही डजंट वांट एंड ही डजंट माइंड इवन टेकिंग द एक्सेप्टिंग द क्रिटिसिज्म आल्सो। अगर कुछ गलत है तो वो कहते हैं हाँ यार ये हम गलत हैं इस जगह पे। तो वो मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस लीडरशिप से भी, इस चीज़ से। और जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो एक उसका भी एक इम्पैक्ट है। मतलब व्हाट ही सेज कि जो आप बोल रहे हो ना कि किसी के पास फंड्स पड़े हैं कॉलेजेस में, तो उन्होंने सब मीटिंग में बोला ये कि भाई अगर किसी की FDs पड़ी हैं ना इतनी, तो वो उस प्रिंसिपल की काबिलियत नहीं है कितनी FDs पड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि आप पैसा खर्च नहीं कर रहे जहाँ पे करना चाहिए। तो वो ही बिलीव्स इन दैट, तो हम वही कर रहे हैं। पर मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि जो पैसा है ना उसको जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगा रहा हूँ। कैसे हो रहा है? मतलब सर बाकी कॉलेजेस के पास भी तो पैसा आ रहा है। देखिए पैसा मैंने बताया ना, जो UGC से आता है वो पैसा सिर्फ सैलरी का और मेंटेनेंस का आता है। ओके, ठीक है। मेंटेनेंस में इन द सेंस कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जो ये चीज़ हो गया, स्टाफ की, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी हो गई, ये सब हुआ। बाकी जो खर्चे देख रहे हैं आप, ठीक है, वो सब कॉलेज अपने रिसोर्सेज से करता है, सोसाइटी अकाउंट से। वो कहाँ से करते हैं? वो बच्चों की फ़ीस से लेते हैं। अब स्टूडेंट एड फंड का पैसा UGC से थोड़ा ना आता है, वो तो आप करेंगे ना, जनरेट करेंगे, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर आप देखो किसी भी कॉलेज का इलेक्ट्रिसिटी बिल देख लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल वहाँ जो आता है वो हो ही नहीं सकता वहाँ से पे। तो वो खर्चे तो आपको खुद ही मैनेज करने ना अपने, तो वो कहाँ से करोगे आप? अब ये बड़ा एक चैलेंज है। एट द सेम टाइम यू डोंट वांट फीस टू बी हाइक्ड, वरना प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं। आप सोचो अगर हम किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 12-14 हज़ार रुपये में आपको पूरे साल में पढ़ाई मिल जाएगी, है ना। अगर आप फीस हाइक करोगे तो प्रॉब्लम है, अगर आप फैसिलिटीज़ नहीं दोगे तो प्रॉब्लम है। अब आप देखिए कि क्लीनिंग स्टाफ है, ये बाकी फैसिलिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों के लिए तो पैसा आपको खुद ही अरेंज करना है ना, ठीक है। सिक्योरिटी है, खुद ही अरेंज करना है ना। तो वो खर्चा कहाँ से निकालोगे आप? तो वो कॉलेजेस जो हैं अपने रिसोर्सेज से जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सर कैसे? ये जो हम फीस कलेक्ट करते हैं, जो सोसाइटी अकाउंट है, ओके, इससे आता है। मान लीजिए जैसे अगर हम 12-13 हज़ार रुपये कलेक्ट करते हैं, तो 12-13 हज़ार में से मान लीजिए कि कुछ यूनिवर्सिटी को फीस जाती है, यूनिवर्सिटी का कंपोनेंट होता है, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट का भी जाता है, और बाकी जो पैसा बचा, मतलब 5-6 हज़ार रुपये बचा लीजिए, ये 5-6 हज़ार रुपये स्पोर्ट्स का है, लाइब्रेरी का है। अब लाइब्रेरी में बुक्स कहाँ से आएंगी, है ना। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जो हैं वो कैसे जनरेट होंगी? वो इसी पैसे से होंगी। तो ये आप लगा लीजिए कि किसी भी कॉलेज में जो पैसा होगा वो इसी से आएगा, और उसी से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर भी पाएंगे।
अभी लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट की बहुत अच्छी एक पॉलिसी आई है हिफा के अंदर, जिसमें जो फंडिंग एजेंसी है वो आपको 90% तक ग्रांट देती है, 10% का लोन देती है, वो भी 10 इंस्टॉलमेंट्स में आपको 10 ईयर्स में आपको वो पे करना है 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स में. सो मैनी कॉलेजेस आर टेकिंग द फैसिलिटी ऑफ दैट ऑल्सो. We will also be doing it. In the times to come, we will be also doing it. But no UGC, no government, no university will give you the grant for doing the fest and giving the 15 lakh, 20 lakhs to any star performer. उसके लिए कोई पैसा कहीं से नहीं आएगा. वो पैसा कहाँ से जाएगा? वो कॉलेज अपने रिसोर्सेज से देगा. अब यही रिसोर्सेज हैं, आप उसको यूटिलाइज़ कर लीजिए, आप उसमें कर लीजिए, फेस्ट में कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर लीजिए, बच्चों की स्टूडेंट एड में कर लीजिए, स्पोर्ट्स में कर लीजिए, लाइब्रेरी की बुक्स में कर लीजिए, यहीं पे वही पैसा है. ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई उस बात के लिए पैसा कहीं से आ रहा है. एलुमनाई एसोसिएशन में पैसा नहीं आता सर? एलुमनाई एसोसिएशन, देखिए क्या है कि हर कॉलेज में एलुमनाई एसोसिएशन अलग अलग तरीके से काम करती है. एलुमनाई एसोसिएशन एक अगर कोई पैसा देती है तो वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे सकती है. जैसे हमने अपनी एलुमनाई से बात की है, सो दे हैव सेड कि आप जो मल्टीपर्पज़ हॉल बनाएंगे उसकी फ्लोरिंग और इंटीरियर हम करेंगे. तो ये एलुमनाई एसोसिएशन से कोई रेगुलर पैसा नहीं आता. इट डिपेंड्स कि आपकी एलुमनाई कैसी है. तो वो कोई एलुमनाई बोलेगा कि ठीक है हम ऑडिटोरियम बनवा देते हैं, कोई बोलेगा हम ये चीज़ कर देते हैं, लेकिन फेस्ट के लिए तो एलुमनाई भी नहीं देगा. ठीक है, आउटकम नहीं है ना कुछ. हाँ, बच्चों की, अब आप ये बताइए, कल्चरल वाले बच्चों से आपने पूछा नहीं शायद, कि उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स लिख के दिए थे, जैसे फैशन सोसाइटी ने बोला कि हमें सिलाई मशीन चाहिए, हमें सिलाई मशीन मंगाई. उन्होंने बोला कि हमें क्लैप बॉक्स, हमें ये इंस्ट्रूमेंट, हमें ये स्पीकर्स, हमें साउंड सिस्टम चाहिए. उनके लिए हमने वो भी खरीदे. जो बाकी बच्चे हैं, नटवे वालों ने बोला हमें ड्रेस चाहिए, हमें, तो हमने उनके लिए ड्रेस. तो ये चीज़ें जो हम ये तो करते हैं ना, इन पे पैसा खर्च. ऐसा नहीं है कि ये इन पे नहीं पैसा खर्च करते हैं. तो जितना होना चाहिए उतना हम करते हैं. बट सर बच्चे थोड़ा डांस कर लेंगे, उससे दिक्कत तो नहीं है ना आपको? नहीं, देखो, डांस कहाँ पे करेंगे? करें ना, कल्चरल डांस करें. किसने मना किया है? भारत की संस्कृति को दिखाएं ना. ऐसा सर कभी कभी तो मन होता है कि चलो उनका कोई फेवरेट सिंगर है, तलविंदर के गाने, शुभ के गाने चल जाए, या फिर हनी सिंह के गाने भी चल जाए, पर डिसेंट वाले. पर बच्चे थोड़ा डांस कर ले, शादी ब्याह में भी करते हैं, कॉलेज में आए अपने दोस्तों के साथ कर ले, इशू तो नहीं है ना सर आपको? नहीं, देखिए ऐसा आप ना, यू आर ट्राइंग टू ट्रैप मी इन दिस. तो मुझे इशू कुछ नहीं है. इशू करें, बच्चे डांस करें अपने कॉलेज के बाहर, जहाँ डांस करना चाहते हैं करें. कैसे डांस? कॉलेज में नहीं करो बस, कॉलेज में नहीं, कॉलेज में करो, कल्चरल डांस करो ना, कल्चरल करो ना. नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप देखो, मतलब आप खुश हो जाओगे देख के. ये देवभूमि वाले बच्चे हैं, इतना अच्छा करते हैं. मतलब आप सोचो कि कितनी बार उन्होंने पैसे मांगे कि हमें ये ड्रेस चाहिए, तो मैंने दी कि नहीं दिए? बिल्कुल दिए. आप देखोगे ना, मतलब बच्चे. अभी आप दिव्य उत्सव हुआ था, मैंने कहा दिवाली पे ये लोग करते हैं, मैंने कहा दिवाली पे करना ना करो, आप यही कल्चरल मीट करो. तो उसमें क्या था कि बच्चों ने, हमारे कल्चरल सोसाइटी वालों ने राम कथा परफॉर्म की. आप सोचो, और इतनी अच्छी गाई उन्होंने कि मैं खुद हैरान था. तो बच्चे हमारे टैलेंटेड हैं बहुत, पर उनका टैलेंट जो है ना सही दिशा में लगना चाहिए. ये बात तो सही है सर. पर सर आजकल रिसेंटली, या फिर इंडियन फेस में अगर बताऊं तो ये रिसेंट ही है, कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स डू नॉट आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद मेल जेंडर और फीमेल जेंडर, और लाइक वाइस वर्सा, कि अगर वो बायोलॉजिकली मेल है तो अपने आप को फीमेल बता रहे. बेसिकली दी ओवरऑल LGBTQ सिचुएशन इन कॉलेजेस. तो सर इसके बारे में आपका क्या लाइक एक पर्सपेक्टिव है, या फिर आप कैसे चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे अनफोल्ड होंगी? देखिए एक्चुअली क्या है कि जिस तरह से समय बदल रहा है, उस तरह से ये चीज़ें भी मतलब स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स लाइक दैट. एंड फॉर दैट देयर इज़ ऑलरेडी बीइंग, ये हमारी NEP में भी है इसका प्रोविज़न. और हमने ना यहाँ पे क्वेयर फेमिनिस्ट सोसाइटी बनाई हुई है. हमारी स्टाफ काउंसिल की सोसाइटी है जो 2 साल से, वो मेरे आने से पहले फंक्शन कर रही है. तो वहाँ पे हम हमारे कन्वीनर होते हैं, तो वो इस तरह के जो बच्चे जो अपना इस तरह का है उनका रुझान, तो वो उनसे बात करते हैं. और उनका भी एक छोटा सा फेस्ट जो कहते हैं आप, जो है ना, जो मीट करते हैं, तो दे डू इट. प्राइड मार्च नहीं, प्राइड, हाँ, प्राइड वॉक कहते हैं जिसको. बट इसको सर आप एज अ कैसे देखते हैं, मतलब एज अ प्रिंसिपल, एज अ अथॉरिटी, ये चीज़ अगर अनफोल्ड हो रही है तो कैसे इसको देखते हैं आप? देखो,
एज ए प्रिंसिपल आई हैव टू थिंक ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, हर तरह के बच्चे हैं. तो अगर इस तरह के बच्चे कोई उनके कोई कंसर्न्स हैं एंड दे वांट टू शोकेस देयर इश्यूज थ्रू दिस प्राइड वॉक और यू नो जस्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स कि हाँ ये हम वी हैव ए राइट टू चूज़ एनीथिंग लाइक दैट, तो उसमें इन लोगों को मुझे लगता है कि अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम है या कुछ लोग इसको प्रॉब्लम नहीं मानते हैं, कुछ प्रॉब्लम मानते हैं, तो एटलीस्ट दे शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे संविधान में दिया गया है, तो दे शुड बी गिवन दैट प्लेटफॉर्म दैट दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स. वेरी ट्रू सर. बट सर ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, बट व्हाट अबाउट फैशन? जो आपने जब आप अपने स्टूडेंट जोन में थे, जब आप कैंपसेस में पढ़ते थे, तब के फैशन एक स्टाइलिंग में, तब के एक स्टूडेंट इंटरेक्शन में, मेल फीमेल इंटरेक्शन में, रिलेशनशिप्स में, और आज आप एक ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ पे इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ समथिंग गोज साउथ इन योर ओन कैंपस. अगर शहीद भगत सिंह में कुछ चीज़ गलत हो जाती है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जी. तो सर एक जो ये चेंज इन जनरेशन है, या फिर चेंज इन प्रैक्टिसेस कह सकते हैं कि क्लोथिंग प्रैक्टिसेस, म्यूज़िक प्रैक्टिसेस, या फिर प्रेफरेंस प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स की चेंज हो रही है, या फिर लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, चाहे वो फैशन है, चाहे क्लोथिंग है, एज फार एज इट इज़ सेंसिबल, तो उसमें कोई इशू नहीं है ना. एंड स्टूडेंट शुड यू नो वी डू दैट. हम सेंसिटाइज भी करते हैं बच्चों को कि अपोजिट सेक्स के प्रति आपको सेंसिटाइज होना चाहिए, स्पेशली वुमेन के प्रति, ठीक है. तो इसमें ऐसा कोई मतलब बड़ा इशू नहीं है, स्पेशली इन दिल्ली, इन साउथ दिल्ली कॉलेज, एंड स्टूडेंट्स वियर व्हाट दे वांट. मतलब ऐसा कोई उनका कोई ड्रेस कोड नहीं है कि कॉलेज ने बोल रखा है कि नहीं आप यही पहनोगे. एक खबर तो आ रही थी सर कि शहीद भगत सिंह में यूनिफॉर्म कोड लागू होने वाला है. नहीं, वो ऐसे कुछ लोग ये मीम बनाने वाले कुछ इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, मजे लेने होते हैं कई लोगों को, तो उस तरह की चीज़ें, तो ऐसा कुछ ना इरादा है. आप प्लान भी नहीं कर रहे ना सर? नहीं, ड्रेस कोड मैं लगाने वाला हूँ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए. अच्छा. ठीक है, वो भी क्लास 4 में, कि वो मैंने कर दिया है. एंड ठीक है, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म के लिए किया है, Okay. और कुछ नहीं है. कि कोई बच्चा अगर कोई बाहर से आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो दे शुड नो कि भाई ये हमारा स्टाफ, कॉलेज का स्टाफ है, कोई ऐसे ही आउटसाइडर नहीं है. तो बच्चों के लिए ऐसा कोई ड्रेस कोड वगैरह कुछ ऐसा नहीं होने वाला. सर आप एज अ फादर फिगर आप देखते हो कि आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, एंड ऑब्वियसली इंसान के मन में एक एडवाइस फॉर्म तो बनती है कि यार देश, मैं उनसे ज़्यादा एक बड़ा हूँ, हाउएवर एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो उनको इस चीज़ में ये फैसले करने चाहिए या फिर अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा ऐसे चेंज करना चाहिए. तो वेन एवर आई मीट समवन हुम आई थिंक कि आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन, इट्स अबाउट कि इफ़ you are at a position, I can call you a successful individual in my own terms, मेरे वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग you have made it. तो सर आज एक स्टूडेंट है, वो सेकेंड ईयर में है, वो टिपिकल एक लाइफ जी रहा है कि भाई उसको गर्लफ्रेंड भी बनानी है, उसको बॉयफ्रेंड भी बनाना है, उसको लेविश लाइफ भी जीनी है, उसको क्लबिंग भी जानी है, उसको पढ़ाई में भी टॉप करना है, उसको कोचिंग भी करनी है, उसको पेरेंट्स को खुश भी रखना है, पर उसको लाइफ के मज़े से भी नहीं जाना. तो एज अ गाइड और एज अ मेंटी और एज अ प्रिंसिपल अथॉरिटी, व्हाट इज़ योर पर्सनल एडवाइस? देखिए, क्या है कि अगर किसी को, मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि फ्रेंड अगर कोई बनाना है, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, मुझे मतलब ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में कि गर्ल फ्रेंड और फ्रेंड में क्या डिफरेंस होता है एज सच. मुझे लगता है कि फ्रेंड्स होते हैं सभी, ठीक है, और बच्चों को इस कॉलेज लाइफ में फ्रेंड्स बनाने चाहिए. फ्रेंड से सीखने को भी मिलता है बहुत कुछ, है ना. चाहे वो अगर वो बाहर बच्चे जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बाहर बच्चे सिलेक्ट सिटी वॉक में नहीं जाते हैं, तो आई हैव नो इश्यूज एट ऑल. मतलब उसमें कोई नहीं है, बस यही है कि 67% तो दे दो कॉलेज में अटेंडेंस, उसके बाद आप जाओ, आपको किसने मना किया है. एंड यस, स्टूडेंट शुड एंजॉय द लाइफ, कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, बट दे शुड बी एबल टू स्ट्राइक ए बैलेंस. मतलब मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि ठीक है, आप पढ़ाई भी करो और जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी करो. तो करने वाले बच्चे करते हैं, सभी तरीके करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे भी ना बच्चे होते हैं. मैं आपको बताऊं, इवन आप जो सोच रहे हो कि 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का बच्चा मतलब सब कुछ डिसाइड कर लेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है. बच्चे ना बड़े फिकल माइंडेड भी होते हैं.
आज वो सोच रहे हैं कि कई बार कोई गाइड करने वाला मिल जाता है तो पेरेंट्स तो हमेशा अच्छा ही गाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा जनरेशन गैप आ जाता है, बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं हम ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। एज ए प्रिंसिपल, मैं भी एक तरह का उनका कॉलेज के अंदर तो पेरेंट ही हूँ, तो मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि आप बैलेंस करें सारी चीज़ों में, बैलेंस, पढ़ाई भी करें, बाहर घूमने जाना है बाहर भी घूमें, उसमें कोई इशू नहीं है, पर पेरेंट्स को इन्फॉर्म रखें, ठीक है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म रखें, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि बच्चे जो है ना गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। तो वो ट्रैक जो है, अगर आप सोचिए अगर मैं अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म रख रहा हूँ ना किसी बात के लिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि यही एज है भटकने की भी, गलत काम करने की। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, एक बच्चों को भी जानना ज़रूरी है ये। मैंने 25 नवंबर को ज्वाइन किया था, 29 नवंबर को एक जो आप बोल रहे हैं ना क्लबिंग पबिंग एंड ऑल दैट, एक वुमन, एक लेडी सब इंस्पेक्टर के साथ मेरे ऑफिस में आई। तो स्टूडेंट? नहीं, एक मदर थी किसी बच्चे की, एंड उनके साथ एक लेडी सब इंस्पेक्टर थी, एंड मेरे को बोला कि वो मिलना चाहती हैं आपसे। मैंने कहा बुलाओ। तो मैंने कहा बताइए जी क्या है। तो बताने लगी कि जी मेरा बच्चा आप ही के कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ता था, ओके, पढ़ता है, बेसिकली पास आउट हो चुका, मतलब पास आउट क्या मतलब वो ख़त्म ही हो गया बीच में उसकी डिग्री। रीज़न बीइंग कि वो बच्चा जो है, कुछ 3-4 फ्रेंड्स थे, जस्ट टू सेलिब्रेट, वो जीके में रहते हैं यहाँ पे, मतलब अच्छे घर का बच्चा जीके में रहता तो ठीक है, मतलब यहीं पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो 3-4 बच्चे जो इस तरह की, जैसे कहते हैं ना आजकल पार्टी फन एन्जॉयमेंट, और साथ में 2 लड़कियाँ थीं, तो 6-7 बच्चों का ग्रुप ही है। दे वेंट आउट फॉर पार्टी, और उसमें एक लड़के ने किसी एक लड़की के साथ कुछ छेड़ाखानी की और कुछ गलत हरकत की, मॉलेस्टेशन वगैरह किया, जो भी किया। वो केस रजिस्टर हुआ, और वो सारे लोगों के साथ अगेंस्ट रजिस्टर हुआ, क्योंकि जब बच्चे होते हैं साथ में, तो अब आप बोल लीजिए बच्चे तो बच्चे नहीं है ना, मतलब 18 से तो ऊपर ही हो गए आप, तो जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। एंड दे ऑल वर अरेस्टेड, सारे के सारे अरेस्ट हुए, मतलब गैंग रेप का केस लगा हुआ है उन पे, बच्चों पे, और वो जेल में। अब वो, उसकी माँ रो रही है मेरे सामने, कहती जी मेरा बच्चा तो जाता नहीं था कभी, ठीक है, मेरा बच्चा कभी नहीं जाता था, उस दिन चला गया बस पार्टी में उनके साथ। अब आप मुझे बताइए कि उस फंस गया ना, बच्चे का करियर ख़राब हो गया। बस वो ये कहने आई थी कि अगर आप ये लिख दें कि उस बच्चे का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, जितने भी साल की है, 2 साल की है, 3rd ईयर में उसके साथ ये हुआ कि वो कॉलेज में आके ही मिलेगी, तो मेरे बच्चे को बेल मिल जाएगी 4 दिन के लिए, मुझसे मिल लेगा घर आके। तो आप उस माँ की व्यथा देखिए। आप बच्चे ये भूल जाते हैं कि हम फन एन्जॉयमेंट फ्रेंड्स बनाइए आप, लेकिन अपनी लिमिट्स को भी तो समझिए कि आप किस लिमिट में रहेंगे। तो ये कौन बताएगा इनको। अच्छे खासे बच्चों का करियर तबाह हो गया और नहीं पता चलता है इन लोगों को। जब फंस जाते हैं फिर देन दे से कि अरे ये तो हमें ये पता ही नहीं था। मतलब इट हैपन्स विद हैंडफुल ऑफ पीपल, नॉट एवरीवन, बट स्टूडेंट्स, मेरी एडवाइस है स्टूडेंट्स को, आप फ्रेंड्स बनाइए, कोई परेशानी नहीं, कॉलेज लाइफ एंजॉय कीजिए जैसे भी करना है, बट यू शुड नो एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट व्हाट आर योर लिमिट्स। अपने फ्रेंड की आपको अगर कोई बोल रहा है तो ये नहीं है कि आप यू विल क्रॉस ऑल द लिमिट्स, वो नहीं करना है। सर बहुत सीरियस था ये तो। सर हैव यू इन आपके टाइम पे लाइक कॉलेज लाइफ कैसी होती थी? देखो मेरे टाइम पे कॉलेज लाइफ थोड़ी, मेरी कॉलेज लाइफ अलग थी। कॉलेज लाइफ अलग इसलिए थी बिकॉज शायद जिम्मेदारी का जो था वो बड़ी जल्दी मेरे कंधों पे, मतलब मुझे अपने आप ही आ गया था। और मैं कॉलेज सिर्फ क्लास अटेंड करने ही जाता था, खेलता था, क्रिकेट वगैरह भी खेल लेता था बीच में जब समय मिलता था। लेकिन क्या होता था कि फाइनेंशियली थोड़ा ठीक नहीं था, तो ट्यूशन्स पढ़ाता था। तो फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो 12th के बच्चों को पढ़ाता था, जब सेकेंड ईयर में था तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाता था, मतलब ट्यूशन्स पढ़ाता था और अपनी फ़ीस खुद भरता था। ये आपने एक मूवी देखी होगी, अभी एक मूवी आई थी, क्या नाम है, 12th फेल। ओके। मतलब वो तो ज़्यादा एक्सट्रीम ऐसे, मतलब एक्सट्रीम क्या, ऐसी बहुत लोगों की केस है।
हमारी लाइफ भी सिमिलर ही है, कोई अलग नहीं है। मतलब हम भी बड़े फुटपाथ पे सोए हैं और खाली पेट सो गए हैं, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ। तो ऐसा नहीं है, मतलब लोगों ने बोला बड़ी वैसी फिल्म है, मैंने देखी, मतलब मैंने कहा यार ऐसे तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरी लाइफ भी ऐसी रही है, तो कोई ऐसा कुछ अलग तो मुझे लगा नहीं। मतलब ठीक है, इंस्पायरिंग है, पीपल कैन टेक इट इंस्पायरिंग वन। तो अपनी लाइफ तो ऐसे ही थी, क्योंकि लाइफ में मेरे को ये था कि कॉलेज लाइफ मैंने जो देखी वो बाद में इस कॉलेज में आके देखी, एज ए टीचर देखी। वहाँ तो मतलब स्ट्रगल थी। मैं इसीलिए देखता हूँ कि जब मैं खुद था एज ए स्टूडेंट, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको करियर की ही स्ट्रगल थी कि जीवन में करना क्या है। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, फैमिली में कोई सपोर्ट इस तरह से करने वाला था नहीं, तो खुद ही करना था। तो फादर जितनी एक सैलरी में जितना कर सकते हैं बच्चों की, तो बहुत ही मुश्किल था सर्वाइवल, बट वी मैनेज्ड इट। आपने कहाँ से पढ़ाई करी सर? मैं जामिया यूनिवर्सिटी से, आई डिड माई BCom ऑनर्स फ्रॉम देयर। एंड उसके बाद मैंने MCom किया, आई गॉट इनटू आर्मी, ठीक है। ओके। हाँ, तो मेरे चोट लगी थी, तो फिर मैंने उसमें ओपन स्कूल से किया MCom। देन आई डिड माई LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन आई डिड माई PhD फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वो एक बीच में पैच था कि बड़ा ख़राब पैच था जीवन में, तो स्ट्रगल का कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो बट फाइनली सब ठीक रहा फिर। हाउ डू यू सी योर जर्नी? देखो, एज ए जर्नी बड़ी, मैंने कहा ना कि वो 12th फेल वाली मूवी आपने देखी, अगर मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उससे भी ज़्यादा दर्दनाक रही होंगी। तो ये था कि आई स्टार्टेड व्हेन 12th क्लास के बाद, मतलब इसका ये ओपन था कि करना क्या है क्या नहीं करना है। एंड आई स्टार्टेड, हवाई चप्पलें होती थी, जूते खरीदने के भी पैसे नहीं थे। इंडिया टीम के कैंप में सिलेक्शन हुआ था बास्केटबॉल में, क्यों पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पैसे नहीं थे जूते खरीदने के लिए, तो नहीं गए उसमें। और फिर ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू किए, 300-300 रुपये में महीने के पैसे इकट्ठे किए, 3 महीने पैसे जोड़े, तो एक काली साइकिल ली, वो साइकिल नहीं होती वो काली वाली, बीच में पाइप आता था। हाँ वो आती, वो काली वाली साइकिल ख़रीदी ताकि मैं और ट्यूशन्स पढ़ाने जा सकूँ। तो हाँ, उन साइकिल काली साइकिल पे मैं ट्यूशन्स पढ़ाने जाता था। तो कई ने बोला, पेरेंट्स ने बोला कि बच्चों ने बोल दिया कि सर आप इस पे मत आया करो काली साइकिल पे, जो हमारे पड़ोसी वाला ट्यूटर आता है वो तो स्कूटर मोटरसाइकिल पे आता है, आप काली साइकिल पे आते हैं। तो मैंने कहा तुझे पढ़ना है तो पढ़ भाई, नहीं पढ़ना तो मत पढ़, मैं तो पढ़ाऊँगा। तो उस तरह से वहाँ से जर्नी शुरू हुई। और फिर पता नहीं था कि करना क्या है। फिर कंपटीशन की, क्योंकि खुद भी पढ़ना था और कॉलेज, अब मैं रात के 12 बजे तक, तो 11 बज जाते थे मुझे पढ़ाते पढ़ाते ट्यूशन्स, और फिर 12 बजे घर पे आके खाना खा के अपना पढ़ने बैठता था, तो सुबह 3 बज जाते थे। 3-4 घंटे निकल पाते थे मुश्किल से अपनी पढ़ाई के लिए। 4 बजे सोए तो सुबह 8 बजे की क्लास नहीं हो पाती थी कॉलेज में, तो टीचर नहीं घुसने देते थे सुबह 8 बजे। आपको भी नहीं घुसने दिया है सर? हाँ। तो आपकी क्या अटेंडेंस रहती थी? मेरी अटेंडेंस, मैं आपको बताऊं कि मैं अटेंडेंस मेरी सुबह पहली वाली क्लास की नहीं हो पाती थी क्योंकि मैं लेट हो जाता था। तो मैं, मतलब सोचो 4 बजे अगर सोएगा कोई बच्चा, तो 8 बजे तो मैं उठता ही था। तो 8 बजे मैं उठ के और फिर 8:30 पौने 9 तक मैं निकल जाता था। तो सर आपके कॉलेज में, हमारे कॉलेज में 8:40 पे होती थी, बाकी कॉलेजेस जितने मैंने देखे सब में क्लास 8:40 की पहली होती है। शहीद भगत सिंह में ही क्लास 8 बजे शुरू होती है। इसका रीज़न है कि हमारे पास इवनिंग कॉलेज भी है। हाँ। और फिर वो गर्ल्स को हमें जल्दी छोड़ना होता है। हाँ। तो फिर वी कैन नॉट एक्सटेंड, हम पीछे तक नहीं ले जा सकते। तो अगर मैं आधा घंटा यहाँ पे मैंने ले लिया, तो एक यहाँ पे निकल गया, आधा घंटा वहाँ पे मैंने बढ़ाया, हाँ। तो मुझे पूरे 2 घंटे मिल गए, मतलब उस तरह से। तो हम टाइम टेबल ये इवनिंग की वजह से। बट सर स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे कि यार 4 बजे तक इनकी क्लासेस रहती मॉर्निंग की और हमारी 9 बजे तक चली जाती है, जबकि हमारे जाकिर हुसैन के अंदर ये था कि 2 बजे तक 3 वॉज मैक्स, 3:40 वॉज एंड ऑफ मॉर्निंग। देखिए क्या है कि NEP आने के बाद ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बच्चों के कोर्सेज़ के ऑप्शंस हैं। तो वो ऑप्शंस खुलने के साथ साथ तो सेक्शंस भी बन गए हैं। हमें ना इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्लासरूम्स अगर होंगे तो हम लेट भी शुरू कर सकते हैं और जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं। तो बाय द एंड ऑफ 1 मोर ईयर, मतलब एक साल 2024 तक मैं ये टारगेट लेके चल रहा हूँ, 2024 और 2025 के जनवरी-फरवरी तक, मतलब एक साल, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, वी विल हैव 22 मोर रूम्स।
अगर 20-22 रूम हो जाएंगे, एक मल्टीपर्पज़ हॉल बन जाएगा, ऑडिटोरियम, दो AC सेमिनार हॉल्स हो जाएंगे बड़े, मतलब स्टूडेंट्स के लिए बास्केटबॉल इंडोर स्टेडियम हो जाएगा वही, तो वी विल हैव ऑल दीज फैसिलिटीज़, ऐसा प्लान है, तो देन थिंग्स विल ईज आउट। फिर ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं ना वो नहीं रहेंगी। कि जब तक इम्प्रूवमेंट आएगा थोड़ा कॉस्ट झेलना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। हाँ, तब तक है ये। मैं समझता हूँ बच्चों का दर्द जो है कि 8 बजे सुबह मुश्किल होता है आना, टीचर्स को भी होता है, लेकिन यही बच्चे हैं जो स्कूल भी जाते होंगे तो 8 बजे जाते थे पहले। आप भी जाते थे सर। आपकी सर फिर एक बार ये वाली आपका जो जर्नी वाला पॉइंट था, एक बार प्लीज़ कंटिन्यू करिए सर। हाँ, तो फिर मतलब हम कॉलेज जाता था सुबह, फिर पढ़ाई की, ट्यूशन्स भी पढ़ाए साथ साथ, क्योंकि अपनी बुक्स भी ख़रीदनी होती थी, अपनी फ़ीस भी खुद भरी मैंने, कॉलेज की फ़ीस भी मैंने खुद भरी। मतलब आफ्टर 12th क्लास आई डेंट टेक ए सिंगल पेनी फ्रॉम माई फैमिली आज तक। 12वीं के बाद चाहे मैंने शादी की तो वो भी अपने पैसे से की, कुछ भी किया मैंने सब अपने पैसे से किया। तो मतलब बड़ा चैलेंजिंग लगता था, पर मतलब ठीक था कि हाँ मुझे पता था कि कहीं से हो नहीं सकता तो आई हैव टू डू इट। तो वो चप्पलों से मतलब आज ये जो एडिडास के शूज़ हैं या हश पपीज़ के शूज़ हैं, यहाँ तक का सफ़र, एक काली साइकिल से लेके आज जो किया की गाड़ी ली है मैंने, वहाँ तक का सफ़र, मतलब ये दिस इज़ ऑल बीन डन, खुद किया ये। लेकिन इस पूरी जर्नी में किसी से कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति ने बहुत कुछ सिखाया अपने चैलेंजेस को, कि कैसे क्या होता है, कैसे करना चाहिए। मतलब ये था कि मैं जब ग्रेजुएशन करके निकला, मैं 3rd ईयर में आई टॉप्ड, मैं BCom ऑनर्स का टॉपर रहा, ठीक है, खुद सेल्फ स्टडीज से। पैसे ये नहीं थे कि मैं ट्यूशन में पढ़ाता तो था, लेकिन मेरे पास ये पैसे नहीं थे कि मुझे कोई पढ़ा दे। बट स्टिल जो मेरे टीचर थे जो जामिया यूनिवर्सिटी में, जो पहली क्लास में अंसारी जी थे, वो घुसने नहीं देते थे। तो बाद में उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ कि सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग में किसके नंबर आए, तो बच्चों ने बोला सर उसके आए जो आता नहीं था क्लास में। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लास में सर देखो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। मैं ये नहीं कह रहा, यहाँ पर भी बच्चे कुछ ऐसे हो सकते हैं जो एक्सेप्शनली पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। वो मेरा ये था कि भाई मुझे खुद पढ़ना था जी। क्यों, मुझे था कि मेरे ना फैमिली का बिजनेस है, ना मेरे फादर के पास पैसे हैं, तो जो करना है मुझे खुद ही करना पड़ेगा। और पढ़ाई मुझे दिख रही थी, एक वही रास्ता था मुझे पढ़ाई का। तो आई गॉट सेलेक्टेड, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं 2009 का एग्ज़ाम था, जिसमें 2011 में मैंने असिस्टेंट कमिश्नर मेरा सिलेक्शन हुआ। यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया था। यूपीपीसीएस में मेरा यूपीपीएस में, ठीक है। यूपीपीसीएस में, पीसीएस मतलब यूपीपीसीएस होता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरे को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफर हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुआ। ओके। तो देन आई लेफ्ट दैट, फिर वहाँ पे मैंने छोड़ दिया और यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया। और यहाँ पे मेरा जो मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ पे जो ज्वाइन किया। मेरा सिलेक्शन जो था, मतलब 9 वैकेंसीज़ थी और जो 9 का पैनल होता है, 9 में मेरा नाम नहीं था। आई वॉज ऑन फर्स्ट वेटिंग। ओके। उसी टाइम SRCC में भी सिलेक्शंस हो रहे थे। ये 2011 की बात है। और 2011 में जो उनमें से जो पहले 9 में जो नाम थे, उनमें से 2 लोगों का सिलेक्शन जो है वो SRCC में भी हो गया। एंड आई वॉज वेटिंग फर्स्ट वेटिंग हेयर। सो मैं और मेरे पीछे एक और टीचर थे, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो वी गॉट मतलब सेलेक्टेड थ्रू लकी ड्रॉ काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे मतलब अनएक्सपेक्टेड था और शायद डेस्टिन्ड था। क्योंकि क्या होता है कि जब मैं भगत सिंह कॉलेज में एंटर कर रहा था तो भगत सिंह की स्टैचू, मुझे लगा कि भगत सिंह की स्टैचू मुझसे कुछ कह रही है, भगत सिंह कुछ कह रहे हैं। तो पता नहीं, मुझे मतलब अजीब सी वाइब्स आई एंड मन में एक ऐसा ख्याल आया कि अगर ये कॉलेज भगत सिंह की सेवा करने का मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। और जब मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मतलब यकीन नहीं हुआ कि यूजुअली ऐसा माना जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भाई बिना जान पहचान के सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं था, मेरा हुआ। एंड वही रीज़न है कि आज हमने जो सिलेक्शंस किए हैं, मतलब मेरिट पे सिलेक्शंस किए हैं। आप यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों के सिलेक्शंस हुए हैं। मज़दूर का बच्चा सेलेक्ट हुआ है, समोसे बेचने वाले का बच्चा सेलेक्ट हुआ है, एंड दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। तो
जैसा आप सिस्टम से आते हो, जो लाइफ आपको देती है, यही चीज़ आप आगे लाइफ में देते हैं, पे बैक करते हैं। तो मुझे जो ज़िंदगी ने दिया, मैं वही देना चाहता हूँ। एंड लाइफ गोज़ लाइक दैट ओनली। आपको जो मिला है सिस्टम से, आप सिस्टम को दे रहे हैं। तो आई गॉट सेलेक्टेड लाइक दैट, ठीक है। तो मैं भी आगे लोगों को ऐसे ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ ताकि वो अपनी मेरिट पे काम कर सकें। वो ये ना सोचें कि मुझे तो इसने नौकरी दी थी या मुझे उसने दी थी। तो वो एक मतलब ईमानदारी से अपनी कर्तव्य का निर्वाह कर सकें। तो ये मेरा पर्पस रहा। तो आई गॉट व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड इन 2011, उसके बाद एज ए टीचर मैं सबसे जूनियर मोस्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूँ मैं आपको, मैं सबसे जूनियर मोस्ट टीचर था यहाँ पे, मतलब सेकंड लास्ट कह लो। 90 टीचर थे तो 89 पे मेरा नंबर आता होगा सीनियरिटी में। और प्रिंसिपल बनने के लिए 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 15 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। एंड हमारे जो प्रिंसिपल थे वो रिटायर हो रहे थे 2022 में, नवंबर में, 30 नवंबर को वो रिटायर हो रहे थे। और इसकी जो एडवर्टिजमेंट है प्रिंसिपल की जो है वो आई थी दिसंबर 2021 में, और जनवरी 2021 में 22 में बंद हो गई थी, और फरवरी में स्क्रीनिंग होनी थी, फरवरी 2022 में। एंड सम हाउ ड्यू टू गवर्निंग बॉडी चेंज हुई, और मैं एलिजिबल हो रहा था अगस्त 2022 में। आप सोचिए, फरवरी 2022 में एप्लीकेशंस बंद हो गई, अगस्त 2022 में मैं एलिजिबल होता हूँ। 15 साल मेरे अगस्त 2022 में कंप्लीट होते हैं। तो मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैंने कहा ठीक है, कोई आ जाएगा, प्रिंसिपल आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, काम करेंगे, कॉलेज के लिए काम कर रहे हैं, उसके साथ काम करेंगे। तो सम हाउ इट गॉट डिलेड फॉर द वन रीज़न और द अदर। वो गवर्निंग बॉडी चेंज होती रही, कुछ होता रहा, इस तरह से वो डिले होता रहा, और होते 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 वो पहुंच गया अगस्त। और फिर क्या हुआ कि 4 अगस्त को फिर से कॉलेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम प्रिंसिपल की एडवर्टाइजमेंट दोबारा से खोल रहे हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल हम खोल रहे हैं कि इस बीच में जो लोग एलिजिबल हो गए हों वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट अब होना ये चाहिए कि लास्ट डेट पे एलिजिबल होने चाहिए आप। तो 4 अगस्त को आया था, मैं 4 अगस्त को भी एलिजिबल नहीं था, बट इट वाज क्लोजिंग ऑन 20 अगस्त, जो कि 23 अगस्त को बंद हुई। फिर 18 अगस्त को मैं 5 दिन आगे एलिजिबल हो रहा था, और 23 अगस्त को वो बंद हो रही थी एप्लीकेशन। सो मेरा एक्सपीरियंस बन रहा था 15 साल 5 दिन टोटल नाप के, ठीक है। और जो 110 पॉइंट्स चाहिए होते हैं जो रिसर्च स्कोर के, मेरे हार्डली 115 बने थे। तो उसके बाद स्क्रीनिंग हुई, एंड देन इंटरव्यूज़ वर कंडक्टेड ऑन 23 नवंबर, एंड 25 नवंबर को एपेक्स कमेटी हेल्ड हुई वाइस चांसलर ऑफिस में। और वहाँ पे चेयरमैन निकले बाहर, जो चेयरपर्सन होते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहीं पे हमने ज्वाइन किया और फिर कॉलेज में आके कार्यभार संभाला। बट ये था कि ये सारी स्टोरी, चाहे मैं फुटपाथ पे सोया, कहीं एग्ज़ाम देने गया, जो भी था, वहाँ से लेके जब मैं कार मेरी अंदर एंटर की, वहाँ से लेके यहाँ तक जब मैं आया, पूरा भरा हुआ था। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना कोई प्रिंसिपल ने ज्वाइन किया हो और इतनी पब्लिक वहाँ पर देखने आई हो, टीचर्स हों या और भी लोग हों सारे। पर मैं उस टाइम कोई इतना ज़्यादा मतलब उत्साहित, तो ठीक है वो मिल नहीं रही थी, आपको तो खुशी होती है ही साथ में, लेकिन जो मैं चल रहा था वो जिम्मेदारी भरे कदम से चल रहा था। मेरे दिमाग में वो पीछे से सारी जो मेरी लाइफ की जो रील है वो घूम रही थी, और मैं ये सोच रहा था कि यार जो मैंने एज ए स्टूडेंट, एज ए कुछ भी झेला अपने जीवन में, तो मैं इंश्योर करूँगा कि ये कोई और बच्चा ना झेले, और एडमिनिस्ट्रेशन उनका प्रो सपोर्टिव रहे, और उस बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे कि जो वो बनना चाहता है जीवन में वो बन पाए, अगर पेरेंट्स ना दे पाए तो मतलब वो कदम जो थे वो आप देखेंगे तो मैं सोचता हुआ चल रहा था। वो तो मेरे दिमाग में वो फ्लैशबैक में वो चीज़ें जा रही थी। ये नहीं सोच रहा था कि अभी मैं जाऊँगा बड़े मज़े से, अभी बैठूँगा कुर्सी पे, तो वो सारी चीज़ें नहीं, मतलब वो चल रहा था कि नहीं ये है। तो बस उसके बाद वही चीज़ है कि जो मुझे ये मतलब मोटिवेट करती है कन्विक्शन से काम करने के लिए। मतलब बच्चों को एक सेक्शन है जिनको लगता है स्ट्रिक्ट है, पर जो बच्चे मुझसे मिले होंगे ना उनको ये भी लगेगा कि नहीं बहुत सॉफ्ट है।
सर आपकी स्टोरी के हिसाब से यू हैव डन, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि सर कि कभी कभी यू फील लाइक कि यार मूवी बननी चाहिए ऐसी नहीं, चीज़ें। मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब गांव से आया था 5th क्लास में, तो मुझे नहीं पता था कि किसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश का कुछ नहीं आता था, ABCD। सोचो वहाँ पे तो 5th-6th क्लास में ABCD सिखाई जाती है, तो नहीं पता था। एज ए इवन 12th क्लास में जब करके निकला तो मुझे मतलब इंग्लिश से डर लगता था, कैसे बोलेंगे कैसे, मतलब आई वॉज सो अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल दो स्टूडेंट्स, उन बच्चों को मैं बोलता हूँ कि भाई इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ हमें करना है। न्यूज़पेपर पढ़ो, उसको जो आप पढ़ो उसको वर्ड्स पहले तो बोल बोल के पढ़ो, न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हो उसको बोल के पढ़ो, और पढ़ने के बाद वो आप खुद किसी से डिस्कशन करो, और या शीशे के सामने खड़े होकर बोलो कि टुडे आई हैव रेड दिस वाज द न्यूज़ आर्टिकल एंड व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दैट। वो वर्ड्स जबान पे चढ़ेंगे, लोग बोल नहीं पाते हैं। ये एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की बड़ी समस्या है। तो जो यहाँ पे पढ़ा है, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, वो तो फर्राटेदार बोल लेता है, और वही बच्चे ना, वो गैप है, वो बड़ा गैप है यहाँ पे, वो गैप ब्रिज करना है, और वो वही कर पाएगा बच्चा जो ये चाहेगा कि हाँ मुझे ऐसे करना है। हमने ना कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल यहाँ पे एक सेल खोला है, ऐसे बच्चों के लिए ही खोला है कि वो बच्चे आएँ, अपनी कम्युनिकेशन राइटिंग इम्प्रूव करें, तो ये पर्पस है। सर आप जेवर की तरफ से आते ना? हाँ, मतलब यूपी में अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। अलीगढ़ से। सर एजुकेशन फॉर एग्जांपल, एक आज दिस एज ए लास्ट क्वेश्चन, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू राइट नाउ, हमने जैसे आपने बीच में बताया था कि LSC का इकोनॉमिक सिलेबस इंडिया से इस सिलेबस से मैच करता है, बट सर LSC एक अलग चीज़ होगी, दिल्ली एक अलग चीज़ होगी। आज स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन क्या है, और स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आज वो अगर वीडियो एडिटिंग करना शुरू कर देगा ना, लैपटॉप लेके 50,000 का भी, तो वो 10 लाख का 20 लाख का आराम से महीने का या फिर साल का कर सकता है। बट वाई एजुकेशन नाउ? बिकॉज जो सर मैं एक पैटर्न सा नोटिस कर रहा हूँ कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सी एजुकेशन, लर्निंग, अनलर्निंग, देन रीलर्निंग इज़ वेरी हार्ड। academic STEM subjects हो गए, accountancy and all those, every subject it's hard to inculcate, and then उस पर एक thinker बनना, सोचना, not everybody can do it। पहले options नहीं थे, 90s में 80s में options नहीं थे, but अब अगर आपको आज की जनरेशन को, या फिर मैं खुद का भी बिहेवियर बहुत नोटिस करता हूँ कि थोड़े से भी इनकन्वीनियंस पे हम लोग बोलते हैं यार ख़राब चल रहा है सब कुछ, या फिर ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज सिस्टम ख़राब है कि ऑप्शंस बहुत मतलब और कन्वीनियंट खुल गए पेट भरने के, कि अब यही नहीं है कि आपके पास एकेडमिक्स ही हो, बट वाई एजुकेशन हो? देखो क्या था कि पहले ना सिर्फ गवर्नमेंट ही होता था एम्प्लॉयमेंट का सोर्स, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट वाज द ओनली एम्प्लॉयर। लेकिन जब ये टाइम चेंज हुआ तो प्राइवेट सेक्टर आया, और अब जो शिफ्ट हुआ है ना, वो प्राइवेट सेक्टर से भी ये हुआ कि लोग पहले गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेट में हुआ, अब आ गया कि भाई मैं अपने स्टार्टअप खुद खड़ा करूँगा, मेरे मैं अब तो अब ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह गया आइडिया। तो ये बात सही है। अब आप बोलोगे कि भाई हाँ ठीक बात है, आइंस्टाइन नहीं गए स्कूल ना, ठीक है, तो गए थे पर क्लास के बाहर ही रहे। हाँ, मतलब कहने का मतलब वही है कि कोई फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं की ना, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भी सच है कि एजुकेशन हम स्कूल्स में भी देख रहे हैं आजकल। मुझे ना वैसे जो फाउंडिंग एजुकेशन है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। वो जो हमारे नर्सरी के टीचर्स हैं जो उसमें करते हैं काम, बड़ा मेहनत करते हैं, बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो मेन जो एजुकेशन है ना, जो मुझे लगता है वो 10th 11th 12th, ये 3 साल बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चे की करियर शेपिंग के लिए। उनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, कंसेप्ट्स अगर क्लियर हों उनके, फिर क्या होता है, वो कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, नंबर मार्क्स ओरिएंटेड अप्रोच है, मार्क्स ले आते हैं जैसे तैसे करके, और फिर ग्रेजुएशन में आते हैं यहाँ पे दूसरी भाग दौड़ में शुरू हो जाते हैं कि ये करियर ये ले लो। तो मतलब ये ज़िंदगी की जो रेस चल रही है ना, इस रेस में मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि देखो एजुकेशन और जो आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं उसका तालमेल बिठाना बड़ा ज़रूरी है। अब सोचिए कि मैं अगर BCom ऑनर्स कर रहा हूँ, जाना मुझे पत्रकारिता में, तो मैं सिर्फ क्यों कोर्स लूँ ये, या मैं हिंदी ऑनर्स ले रहा हूँ,
क्यों, मेरे को करना तो मेरे को कुछ और था जीवन में, स्टार्टअप करना था या मैं अपना बिजनेस सेटअप करना था, लेकिन मुझे एडमिशन नहीं मिल पाया, तो मैं हिंदी ऑनर्स में, तो मत लो आप, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप वही कोर्स लो जो आपकी एस्पिरेशन को मैच करे, जो आपकी एप्टीट्यूड को मैच करे। जिसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको मत पढ़ो, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एजुकेशन आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है आपके करियर को शेप करने के लिए, बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, आई थिंक गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दिस ऑल्सो, कि जो स्कूल्स कॉलेजेस में ना स्किल सेंटर्स बनाने की, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने की, वो बड़ा सपोर्ट है। बच्चे बड़े बड़े क्रिएटिव हैं। मैं एक बच्चा देख रहा था, राजस्थान का बच्चा है, वो अपना एक लेके आया, एक सेटअप लेके आया और उसने पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर दी खुद ही सीख के, किसी से नहीं सीखा, कहीं नहीं सीखा। आप सोचोगे लोग कोर्सेज करते हैं, वो खुद ही पूरा उसने यूट्यूब वगैरह से हाँ पूरा देख के, यूट्यूब से देख के उसने बहुत अच्छे से वेबसाइट डिज़ाइन कर दी, वो ये सब सीख गया। तो हमारे बच्चे ऐसे भी हैं, हम स्टार्टअप वगैरह में भी जो आइडियाज़ लेके आते हैं, हम उद्मोदया फाउंडेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो बन रही है, उसी उस पे तर्ज पे हम यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर भी खोलने वाले हैं जल्दी। वैसे तो कंसेप्चुलाइज कर लिया है, बट हम बस इंफ्रास्ट्रक्चर का ही वेट कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इट विल बी इन प्लेस। तो आज का समय ना उसका है, हम जो पढ़ रहे हैं वो तो है ही, लेकिन वो पढ़ाई जो है वो एज़ पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। NEP ने काफ़ी हद तक इस चीज़ को मतलब कैप्चर किया है और इस गैप को ब्रिज करने की कोशिश की है, बट स्टिल देयर इज़ अ कंपटीशन। पर मैं स्टूडेंट्स को फिर भी कहना चाहूँगा, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो आप, ठीक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, फिर आप जो करना चाहते हो जीवन में वो करो। तो उतनी बिल्डिंग देखिए कि जितनी ऊंची जाएगी वो उतनी ही जा सकती है अगर उसकी फाउंडेशन मजबूत होगी। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो आप जितनी चले जाओ गिर जाओगे आप। तो आई थिंक दैट स्टूडेंट शुड वर्क अपॉन इट। सर डेफिनेटली, एंड विद दैट ऑल आवर सीरियस क्वेश्चंस हैव एंडेड। कोई सर एक मेरा एक सिंगल एक है कि आपके बारे में खुद का फेवरेट मीम कौन सा है जिस पे आपको सच में हंसी है? मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं। मैं आप कहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, बट अगर आपको याद है कि यार ये वाला कुछ 5 दिखाओ, 5 में से मैं समझा, हम लोग सर उसको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है। ये तो हमने ही डाला था सर। अच्छा, अब आप गैस करो सर कि हमने ये रील नहीं डाली। रील पे तो जैसे रीच आ जाती है मिलियंस में, 500 ये सब। हमने ये स्टैटिक पोस्ट डाला है, और स्टैटिक पोस्ट पे आजकल सोशल मीडिया पे रीच नहीं आती है। हमारे स्टैटिक पोस्ट पे जो हमने डाला आपके ऊपर, उस पे 10-11 हज़ार लाइक्स हैं। अच्छा आने कितने चाहिए? 400-500। अच्छा स्टूडेंट्स ने 11,000 लाइक कर रखे सर, आप खुद देख लो। अच्छा मतलब नॉट इन दैट सेंस, बट टू जस्ट एडमायर कि हुआ क्या सोसाइटी में। मैं आपके कॉलेज का भी आपको एक पेज पता होगा सर, SBSC मीम्स। अच्छा, हाँ नहीं पता है, मेरे को भेजा किसी ने, तो तब देखा था कि हाँ ये है सर। मतलब उसके मीम्स बहुत अच्छे हैं पर्सनली भी। अगर जब हम लोग मीम इस फ्रेटर्निटी से है तो हमें समझ में आ जाता है कि नहीं, वो बच्चा जो भी है वो क्रिएटिव है। मैंने देखा वो क्रिएटिव है, और वो मतलब वो मेंटेन करता है जो एक मेंटेन करना चाहिए। मेरे को सर्कल पता है सर, उसका कौन सा सर्कल है। नहीं, मुझे नहीं मालूम है। मैं बता भी नहीं सकता मतलब कि सर कौन है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन है, बट मेरे को ये सुनने में आया कि किस सर्कल का वो पार्ट होगा, कि कौन सा फ्रेंड सर्कल है। अच्छा, कौन सा फ्रेंड सर्कल है सर मेरे को अब वो भी याद नहीं है। अच्छा, मतलब मैं भी बचा लेता उसको ऐसा। कोई बात नहीं, अगर वो बच्चा कभी मिलना चाहे मेरे से तो मिल सकता है सर। उसका मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि जैसे अब हम ऐसी फील्ड में कि कोई किसी न किसी के कंटेंट से इंस्पायर हो ही सकता है। तो जब मैंने शुरू किया था तो मैं इतना ज़ोर शोर से डेडिकेशन से करता था कि मेरे वायरल हो जाते थे इनिशियल फेज में, जब हम बहुत लाइक स्मॉल अमाउंट में थे। तो बड़े पेजेस हमारा उठाते थे। अच्छा, अब हम बड़े हो गए, 1 लाख पे पहुंच गए, तो अब हमारे पास और चीज़ें हो गई करने की, तो अब वो एक ज़ील और डेडिकेशन थोड़ी सी कम हो गई कि यार नुआंसेस को भी मेक श्योर करे कि बहुत अच्छे हो जाए। तो अब मैं उसके कंटेंट को उठा लेता हूँ कई बार। तो एक बार मैंने उठाया, उसने उस पर कमेंट या फिर लाइक रेड मारी DM में। अच्छा, तो मैंने उसको लगा कि कोई ऐसे ही मतलब कि अग्रेसिव बात हो जाएगी, बट मैंने बहुत फॉर्मली उसको डिलाइट से मैंने उसको अपोलोजाइज़ किया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने उसको मान लिया। एक प्रॉपर लाइक कस्टमर सपोर्ट टर्म्स मैंने उससे बात कर ली।
वो उस पर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और उसने उसका स्क्रीनशॉट लिया चैट का कि मैंने कितने पोलाइटनेस से बात करी और स्टोरी लगा दी उसने अपने पेज पे कि ये हो तो ऐसा हो, कितना बढ़िया आदमी है और ये सब। उसको नहीं पता मैं कौन हूँ, उसने ऐसा लगा दिया पहले दिन। अगले दिन हमने फिर उठा लिया कुछ, अगले दिन उसने फिर स्टोरी लगा कि ये तो कितना बेवकूफ़ है और ये उल्टा लगा रहा है या फिर कंटेंट चोरी कर रहा है। तो ये थोड़ा नहीं उसके funny बड़े incident था। क्रिएटिव मीम्स हैं उस बच्चे के जो भी बनाते हैं ये, और मैं तो फिर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही ढूंढता हूँ उसमें। तो एक मीम मेरे को भेजा था किसी ने कि भाई एक टीचर को ही बता रही है कि मैंने मतलब मैं बड़ा गिल्टी महसूस कर रही हूँ कि एक असाइनमेंट जो है ना वो है सर हमारे पास कम दे दिए और इस आदमी को देखो इसने 1400 बच्चों को डिटेन कर लिया और ये ऐसे घूम रहा है carefree। जैसे कोई एनकाउंटर करके घूमता है आराम से। तो फनी है बच्चे। आप सर कैसे लेते हो, मतलब लाइक ये बहुत सीरियसली मैं आपसे सच में जानना चाहूँगा कि अब देखो हमें एक थोड़ा ओहदे का भी रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, सीनियरिटी का भी रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, बट अब कोई ऐसी चीज़ हुई फ़नी और आप तक आपके बारे में वो पहुंची, तो अब हो सकता है कि कोई उसको ईगो पे ले जाए, कोई उसको किसी तरीके से भी ले जाए। मैं नहीं लेता, बट ये आप तो देखो कैसे सोशल मीडिया है ना, ये तो मैंने कहा ना मैं उसको भी पॉजिटिव चीज़ में लेता हूँ। मैं तो देख लेता हूँ कि हाँ भाई ये किस चीज़ पे बनाया, अगर बनाया तो क्या हमारी कहीं गलती है क्या। मतलब अब जैसे उस बच्चे ने बताया, एक मैंने वो देखा, मेरे को किसी ने भेजा कि टपक रहा है, पानी टपक रहा है लाइब्रेरी में। अब मतलब देखो लाइब्रेरी का टेंडर दे दिया हमने रेनोवेशन का, अगले 6 महीने में लाइब्रेरी आपको ऐसी सेंट्रलाइज्ड एसी लाइब्रेरी, फुली रेनोवेटेड लाइब्रेरी मिलेगी। वो पानी बाहर जब आया वो हॉल हुआ, अब अगले 15 दिनों में आपको पूरा अच्छे से वो मिलेगा। तो मैं तो बड़ा पॉजिटिवली देता हूँ। एक अभी मेरे को भेजा था कि ये बड़ी मतलब इसकी 2 साइड्स हैं, एक तरफ तो ये सारी चीज़ें देता है, दूसरी तरफ जो है ये क्या कहते हैं स्ट्रिक्टनेस कर रखी है। तो देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, तो स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए, डिसिप्लिन तो ज़रूरी है, बगैर उसके तो केओस ही आएगा, है ना। और स्टूडेंट्स जो हैं उसको एंजॉय करें एकेडमिक एनवायरनमेंट। मैं यही चाहता हूँ बच्चे कि पढ़ाई करें और अपना जो एंजॉय करना ना वो लिमिट, मतलब जो एक लाइटर फन, हाँ जो उसमें करें ना, कोई आपत्ति थोड़ी ना है। और मीम्स बनाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसमें से जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी हम ले लेंगे, ठीक है। बाकी क्रिटिसिज्म जो होगा उसको कोई बात नहीं, उस पर हंस लेंगे। हाँ उस पर हंस लेंगे। आपका बच्चा ये सब मीम्स आपने उसको दिखाए या फिर उसने देखे कभी? उसी ने मुझे दिखाए थे सबसे पहले। मुझे नहीं पता था, उसी ने बताया थे मेरे को। उसने बोला कि पापा देखो आपके ऊपर मीम बन गए कि पापा आप तो लेजेंड ओजी हो गए हो। ओजी क्या होता है? ओरिजिनल गैंगस्टर, मतलब जैसे अगर सचिन तेंदुलकर ओजी है, अच्छा, कि पुराने टाइम का ओरिजिनल, इनको गैंगस्टर बोलते हैं? नहीं मतलब बोलने के लिए बोलते हैं, मतलब स्लैंग है, स्लैंग टाइप में। बट जो ओल्ड टाइम के रियल जिन्होंने किए थे एफर्ट्स, फॉर एग्जांपल शोएब अख्तर या फिर कोई पुराने सिंगर्स और कोई पुराने क्रिकेटर, फुटबॉलर्स, तो जो ओरिजिनली जिन्होंने एफर्ट किया था ना किसी चीज़ को बनाने में, उनको ओजी बोलते हैं। नहीं हम एफर्ट्स कर रहे हैं और आपको आने वाले समय में ये दिखेगा बेसिकली। कि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जब जाऊँ तो भगत सिंह कॉलेज ऐसा हो कि जैसे पहले था जी ऐसे ही है। इट विल बी टोटली चेंज कॉलेज एंड इट विल बी नोन फॉर इट्स एकेडमिक साउंडनेस एंड वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इनफैक्ट नॉट ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बट ऑफ इंडिया। सर आई होप कि ये चीज़ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट एंड वी होप कि हमें दोबारा ऐसा मौका मिले 1 साल बाद, 6 महीने बाद, ताकि हम और आपसे बात कर पाएँ इस बारे में। सर आप 2 साल बाद आइएगा, 1 साल बल्कि 1 साल बाद ही आइएगा और देखिएगा जो मैंने आज बोला है क्या वो होता है कि नहीं होता। सर मैं कॉन्स्टेंटली टच में रहूँगा इस चीज़ के। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नमस्कार। First of all, thank you so much for watching this. And it's not an ad, just a humble request. अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो do consider subscribing to our channel. We have worked really hard to make this come true. And जैसे ही हमारे पास थोड़े और फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स जुड़ने लगेंगे तो we'll be able to approach a lot more people. A lot of PR agencies and assistants only like accept collaborations जब उनको लगता है कि एक कम्युनिटी या फिर एक चैनल के पास कुछ सब्सक्राइबर बेस है। तो विल बी रियली ग्रेटफुल अगर आप इस वीडियो को लाइक करके और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेयर इज़ योर वीडियो अगेन। थैंक यू सो मच।